हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है बेटा आप लोगों के? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं भीष्म बैच फॉर जेई एडवांस। और आज इस बैच में हम लोग बात करने वाले हैं वैसे तो दो चैप्टर्स की, लेकिन उनमें से एक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो चैप्टर जिनका नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। अब जब मैं बात कर रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स तो मैंने इसमें थर्मोकेमिस्ट्री भी इंक्लूड कर लिया ना। थर्मोडायनेमिक्स 1 2 थर्मोकेमिस्ट्री तीनों मिला के मैं थर्मोडायनेमिक्स कह रहा हूं। ऑलराइट। और जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री वो चैप्टर है जो आपके जेई मेंस के सिलेबस से इस बार रिड्यूस कर दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस का पार्ट है। वैसे ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और हर साल इस पे क्वेश्चन भी नहीं आता है, लेकिन हो सकता है इस बार जेई मेंस से इसको रिड्यूस किया है तो हो सकता है एडवांस में इस पे क्वेश्चन पूछा जा सके, है ना। लेकिन अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स तो हर साल आपको भर भर के क्वेश्चंस देता है ना। कई बार दो क्वेश्चंस, कई बार एक क्वेश्चन, कई बार तीन तीन क्वेश्चंस भी इससे एक ही साल में पूछे गए। और थर्मोडायनेमिक्स के अगर कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर दें, मतलब उसके साथ अपना इक्विलिब्रियम के साथ, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग देखिएगा। और जो मैं आज पीवाईक्यूज करवाने वाला हूं, प्रीवियस के क्वेश्चंस जो मैं आपको करवाने वाला हूं, उसमें से जो मैक्सिमम पीवाईक्यूज होंगे वो आपके थर्मोडायनेमिक्स पे ही बेस्ड रहेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में जैसे मैंने आपसे कहा, थर्मोडायनेमिक्स 1 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स 2 जिसमें हम लोग स्पॉन्टेनिटी वगैरह की बात करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में थर्मोकेमिस्ट्री जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी, एनर्जी और ये सारा सब कुछ बहुत सारी चीजें देखते हैं ना। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कंबशन और ट्रांजिशन और पता नहीं कौन कौन सी है ना, फॉर्मेशन, फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी की बात होती है इस वाले पार्ट में, है ना। सर कौन से वाले पार्ट पे ज्यादा क्वेश्चन आता है और कौन सा पार्ट थोड़ा आसान होता है? देखो छोटी सी चीज में अगर आपसे बात करूं ना, तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है ना, ये फिजिक्स में भी है आपका, है ना, और फिजिक्स में भी लगभग वैसा सही है जैसा हम लोग केमिस्ट्री में देखते हैं। तो कई बार वो क्या करता है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चन इधर केमिस्ट्री में ना पूछ के हो सकता है वो आपसे फिजिक्स में पूछ ले उस साइड, क्योंककि उसको तो कॉन्सेप्ट चेक करना है। लेकिन ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जिसमें आप लोग एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, इन सब की बात करते हो, स्पॉन्टेनिटी की बात करते हो, ये जो वाला कॉन्सेप्ट है ये आपका उधर फिजिक्स में नहीं होता है ना, तो उस पर क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। साथ साथ थर्मोकेमिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है जो काफी स्कोरिंग में मानता हूं, जिससे अगर क्वेश्चन आता है ना जेई में एडवांस्ड में, तो मतलब उसके सही होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। जिसको आप लोग सॉल्व कर पाओ इसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई होती है, क्योंकि वहां पर एकदम से कोई बहुत ज्यादा मुश्किल इधर उधर का क्वेश्चन नहीं पूछता है ना। तो थर्मोकेमिस्ट्री जो है इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से करके जाएं, मैं तो आपको पर्सनली यही सलाह दूंगा। हाँ, कई बार जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चन आता है ना, जो एनर्जी वर्क सॉरी वर्क डन वगैरह के जो कैलकुलेशन होते हैं, ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, कई बार हम लोग फंस जाते हैं उसमें, है ना। लेकिन ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, लेट्स से एंथैल्पी के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनमें थोड़ा फंसने के चांसेस कम होते हैं, उनमें सॉल्व होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। तो उनपे मैं आपसे पर्सनली एक बार फिर से कहूंगा थोड़ा और ज्यादा इंफेसाइज करें। ठीक है, चलिए फिर हम लोग करें फिर आज का सेशन स्टार्ट। थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देख लेते हैं एक बार अगली स्लाइड कौन सी है। नेक्स्ट स्लाइड, अच्छा मतलब रिकैप नहीं है भाई, रिकैप नहीं, आज तो ये नया ही टॉपिक है ना, टुडेज गोल है ये क्या है? ये है टुडेज गोल। यस, टुडेज गोल, है ना। तो आज हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे किसके? थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, और फिर उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री। आइए फिर सारे लोग दिल थाम के बैठिए, और जैसे ही कोई भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है ना, मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि स्क्रीन को एक बार पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो जो क्वेश्चन है उसको आप लोग अपने खुद से सॉल्व कर पाए ना, मतलब तभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा आपको चैप्टर्स में। तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग, डन है? पक्का? तो आओ फिर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है ना। लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 जेई एडवांस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, और ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। इसमें एक छोटा सा कहीं पर करेक्शन है मेरे हिसाब से। हाँ देखो यहाँ पर है, ये V3 है, ये वाला जो वॉल्यूम है ना ये V3 है, ये टेम्परेचर T2 है और ये वाला टेम्परेचर भी T2 है। बाकी तो दिख ही रहा आपको V1 V1 V2, यहाँ पर वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है, यहाँ वॉल्यूम V3 और टेम्परेचर T2 है।
ठीक है, चलो एक बार पढ़ो देखें, एक बार पढ़ो देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना, और फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। दिखने में ऐसा लग रहा है बहुत भारी भरकम सा क्वेश्चन है, पता नहीं कहां से स्टार्ट करेंगे, कैसे सॉल्व होगा सर, समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन अभी आपको आएगा समझ में, है ना। एक बार पढ़ो देखें, आप क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। हाँ देखो क्वेश्चन कहता है 1 मोल ऑफ एन आइडियल, देखो सबसे पहली चीज तो इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली चीज है, गैस का कितना मोल दे रखा है, 1 मोल दे रखा है, ठीक है ना, आइडियल गैस दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। साथ में ये भी कहता है कि मोनोएटॉमिक गैस है, देखो बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी गैस मोनोएटॉमिक है तो मुझे फटाफट से बताइए गामा का वैल्यू कितना होगा। सर गामा का वैल्यू हो जाएगा 1.66, बोले तो 5/3। कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, ठीक है सर। अंडरगोस 2 रिवर्सिबल प्रोसेसेस, 2 रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, कौन कौन से, पहला कहता है ए से बी एंड सेकंड वन इज बी से सी, देख लेते हैं एक बार, ए से बी और बी से सी, ठीक है साहब, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये 2 प्रोसेस की ये बात कर रहा है, दोनों के दोनों प्रोसेस कैसे हैं, रिवर्सिबल, बहुत ही अच्छी बात है। इन द गिवन फिगर, ठीक है जी, लिखता है ए से बी इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस, और वाह भाई मजा आ गया, मतलब ए से बी जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए से बी में जो हीट एक्सचेंज होगा वो कितना होगा, 0 होगा, मानते हो क्या इस बात को, हाँ ना बोलना पड़ेगा, पक्का, ठीक है सर, समझ में आ गया। लिखता इफ द टोटल हीट अब्सॉर्ब्ड इन द एंटायर प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस कौन सा, ए से बी और बी से सी, यही तो है एंटायर प्रोसेस, कहता है इस एंटायर प्रोसेस में जो हीट अब्सॉर्प्शन है वो कितना है, RT2LNT, खेल गया, मतलब थोड़ा अलग अलग सा क्वेश्चन दे दिया इसने, RT2LNT द वैल्यू ऑफ 2 log V3 कितना होगा, मतलब कहीं का कहीं दे दिया, मतलब कोई रिलेशन ही नहीं दे रखा है इधर, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, मतलब क्यों देके और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसी वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार कि यार इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करें, जे एडवांस का जो क्वेश्चन होता है, एक बार अगर आप उस ट्रैक पे चले गए कि कैसे इसको स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सबसे मुश्किल जो होती है एडवांस के क्वेश्चन में, खासकर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, तो समझ नहीं आता कि इसको स्टार्ट कहां से करें, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं जैसे जैसे क्वेश्चन में जो जो चीज दी हुई होती है उस चीज को आप लोग लिखते जाएं, है ना, उस चीज को आप लोग लिखते जाएं, तो वहां से कहीं ना कहीं से आपको जरूर हल मिलेगा कि यार इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेरे से किसकी वैल्यू पूछी है, मेरे से वैल्यू पूछी है 2 log V3 की, देखो मेरे पास V3 का वैल्यू नहीं है ना, मुझे V3 नहीं पता क्या है, मुझे ये भी नहीं पता कि V2 क्या है, मुझे सिर्फ एक चीज पता है, V1 है 100, T1 है 600 और T2 है 60। टेम्परेचर के बारे में मुझे पता है, T1 T2 मेरे पास टेम्परेचर है, V1 है मेरे पास, V2 नहीं है, वॉल्यूम V2 मेरे पास नहीं है, ठीक है सर, कोई बात नहीं, नहीं है तो निकाल लेंगे एक बार, लेकिन आप एक चीज देखो, कहता है टोटल हीट अब्सॉर्ब, सुनना मेरी बात, टोटल हीट अब्सॉर्ब जो है ना Q टोटल, वो किस किस के बराबर होगी, सर वो बराबर होगी QAB प्लस QBC, मानते हो ना इस बात को, अरे कोई बोल ही नहीं रहा, मानते हो, ठीक है सर, लेकिन सर QAB जो था वो तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो इसमें हीट एक्सचेंज कितना हो गया, 0 हो गया, इसमें कितना हो जाएगा, हीट एक्सचेंज 0 हो जाएगा, बोलो, ठीक है सर, समझ में आ गई बात। सर ये जो QBC है, बी से सी वाला जो प्रोसेस है, एक बार आप मुझे बताओ बी से सी कौन सा प्रोसेस है, बी से सी कौन सा प्रोसेस है, सर रिवर्सिबल है, अब यार रिवर्सिबल तो है, तो ये बता एडियाबेटिक है, आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, कौन सा, सोच के बता। सर एक बात देखो, जब मैं बी से सी जा रहा हूं ना तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, बिल्कुल सही पकड़ लिए तुम मेरी बात को, सर बी से सी में टेम्परेचर कांस्टेंट है सर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है सर तो इसका मतलब ये हो गया डेल्टा टी 0 कह दूं, कह दो सर, डी टी 0 डेल्टा टी 0, मतलब है ना, डी टी 0 है तो डेल्टा टी 0 हो ही जाना है, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें डेल्टा यू का वैल्यू कितना होगा, ओ अच्छा, सर आइसोथर्मल में तो डेल्टा यू 0 होता है, कैसे पता लगा, अरे मुन्ना तेरा डेल्टा यू किसके बराबर होता है, सर एनसीवी डेल्टा टी के बराबर होता है, अरे मेरे भाई डेल्टा टी 0 हो गया तो डेल्टा यू 0 हो गया, सर समझ में आ गई बात आपकी, बढ़िया बात बोली आपने, मैंने कहा मैं तो बढ़िया ही बोलता हूँ। हाँ अब देखो, तो सर एक बात और बताओ फिर, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, आपने कहा कि डेल्टा यू 0 है,
तो एक बात बताइए, जो QBC है क्या ये -W के बराबर होगा? -WBC बिल्कुल बराबर होगा भैया। जब डेल्टा U 0 हो गया तो Q इज इक्वल टू -BC हो जाएगा। हमने एक चीज पढ़ी है कि जो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें वर्क डन का फॉर्मूला होता है -RT ln V2 by V1। लेकिन यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, B से C में V2 क्या, V2 by V1 मत लिखो, आप इसको V फाइनल बाय V इनिशियल ऐसे लिखो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। क्या लिखो आप? V फाइनल बाय V इनिशियल ln V फाइनल बाय V इनिशियल, आप इसको ऐसे लिखिए, यस, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। अब मुझे एक बात बताओ, बी से सी में फाइनल वॉल्यूम कितना है? V3, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है? V2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू -RT ln V3 बाय V2। बताइए, यही W और ये W किसके बराबर है? Q के बराबर है। मेरी बात आपने पकड़ ली क्या? दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। पकड़ ली बात? तो सर ये जो वैल्यू है ये किसकी है? ये वर्क डन की वैल्यू है, और Q जो है वो -WBC है। इसका मतलब ये बराबर प्लस RT ln V3 बाई V2 हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, यहां पर क्या लिख दीजिए, RT ln V3 बाय V2 हो जाएगा। सही कह रहा हूं? बिल्कुल सर। और ये जो टोटल हीट अब्सॉर्ब क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है? RT2 ln T। तो इसको आप RT2 ln T के इक्वल लिखो, RT2 ln T, RT2 ln 10, सॉरी। अच्छा इसमें बताओ टेम्परेचर कौन सा होगा? RT में टेम्परेचर कौन सा होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर T2 की बात हो रही है, तो RT2 ln V3 बाई V2। तो मुझे अब आप बात बताइए, RT2 से RT2 उड़ गया और V3 बाई V2 की वैल्यू कितनी आ गई? V3 बाई V2 की वैल्यू आ गई सर 10। इसका मतलब V3 का वैल्यू आ गया 10V2। आपको बोलना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये बताना पड़ेगा भैया, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है यार, एकदम जोरदार क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इधर उधर से इसमें यूज होंगे, और एक तरह से पूरा मतलब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके इर्द गिर्द ये पूरा क्वेश्चन घूमेगा, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट ये आपसे एक ही क्वेश्चन में सिखा देगा आपको, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। V3 का वैल्यू 10V2, लेकिन सर हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें वैल्यू चाहिए 2 log V3 की, और V3 है 10V2। तो इनडायरेक्टली मुझे किसका वैल्यू चाहिए? अभी V2 का वैल्यू चाहिए। अगर मुझे V2 मिल जाए, V2 मिल जाए, V2 मिल जाए तो V3 मिल जाएगा, और V3 मिल जाएगा तो मुझे ये जो वैल्यू जिसकी रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगा। यस, सही कह रहा हूं मैं? ठीक है सर। सर वॉल्यूम कैसे निकालें, V2 कैसे निकालें? सर आप सुनो मेरी बात, आपको V1 पता है? बिल्कुल पता है। आपको T1 पता है? बिल्कुल पता है। क्या आपको T2 पता है? बिल्कुल पता है। तो क्या आप V2 नहीं निकाल सकते क्या? सर कोशिश कर सकते हैं। मैंने कहा बे कोशिश क्या करेगा, तू खुद सोच के देख। रिवर्सिबल रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है ना, उसमें एक रिलेशन होता है, याद कर। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में टीवी गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुआ करता था, याद कर ले तू। एडियाबैटिक प्रोसेस हो और अगर साथ में तेरा रिवर्सिबल है तो ये रिलेशन काम करते थे, और इस रिलेशन की हेल्प से मैं ऐसे लिख सकता हूं T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। भाई देखो कैलकुलेशन तो है, करना पड़ेगा, है ना, कैलकुलेशन तो है, करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में T1 की वैल्यू मैंने कितनी बताई? T1 है सर 600, ठीक है साहब 600 है। V1 कितना है चेक कर लेते हैं। सर V1 का वैल्यू है 10, ठीक है 10 हो गया। सर ये गामा का वैल्यू अभी आपने बताया था 5/3 - 1 इज इक्वल टू, सर T2 का वैल्यू कितना है? देखो T2 का वैल्यू कितना है, टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर 60 है, ठीक है, और यहां से V2 की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन ये 5/3 - 1 होगा। बोलिए, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं? बता दो कोई दिक्कत है तो, मतलब ऐसा नहीं होनी चाहिए, है ना। यस सर, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और V2 का वैल्यू निकालना है और काम बन गया मेरे भाई। यस, आओ सर कैसे निकालें फिर? देखो ये इससे उड़ेगा, 10 बार उड़ जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर, ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, है ना। 2/3 इज इक्वल टू, और यहां से हो गया V2 की पावर 2/3। यस, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 10 इज इक्वल टू V2 अपॉन 10 की पावर 2/3। एक बार चेक कर लो जरा, एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन क्या मैंने यहां तक ठीक लिखी है क्या? एक बार चेक कर लो क्या मैंने कैलकुलेशन यहां तक सही की है क्या? फटाफट चेक करो। है ना, कोई दिक्कत नहीं करी?
ठीक है सर। तो सर अब तो आप इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करो सर, इसका लॉग ले लो दोनों साइड, और तो क्या करोगे भाई, और क्या कर सकते हैं, लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं सर। ये बन जाएगा log 10 और ये बन जाएगा सर log v2/10 की पावर 2/3। क्या दिक्कत है सर, log 10 तो 1 होता है, इज इक्वल टू ये 2/3 आगे आएगा 2/3 और ये बन जाएगा सर log v2 माइनस log 10 है ना। अब ये मुझे मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, log m टू द पावर n हो जाता है n log m और log m/n बन जाता है log m माइनस log n। ठीक है, क्या दिक्कत है। तो ये देखो यहां से एक चीज बन गई आपकी, ये हो गया 3/2 इज इक्वल टू यहां से कितना मिला, ये कितना में जाएगा सर, ये log 1 हो जाएगा, log v2 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10 log 10 1 होता है। ठीक है, डन है। तो यहां से आप मुझे सॉल्व करके बताओ log v2 का वैल्यू कितना आएगा, फटाफट सॉल्व करके बताओ यहां से log v2 का वैल्यू कितना आएगा। बोलो बोलो। हाँ जी हाँ जी भाई, आप इसको ऐसे भी मतलब log v2 निकाल लो, या फिर आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो। आप एक काम कर दो ना सर, ये ऐसे हो गया, देखो क्या इतना टेंशन ले रहे हो आप, ये हो गया 3, ये हो गया 3 इज इक्वल टू 2 log v2 माइनस 2 हो जाएगा। बोलो, तो यहां से 2 log v2 का वैल्यू कितना मिल गया भाई, देखो ना ये 3 मैं इधर ले गया और ये माइनस आके 2 हो गया, तो 2 log v2 कितना हो गया 5, 2 log v2 कितना हो गया 5। अब देखो एक चीज मैंने अभी आपको बताई थी, एक रिलेशन बताया था कि v3 इज इक्वल टू 10v2 होता है ना, v3 इज इक्वल टू 10v2 होता है कि नहीं होता, v3 इज इक्वल टू 10v2। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए क्वेश्चन में, मुझे वैल्यू चाहिए 2 log v3, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 2 log v3 की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, log दोनों साइड log ले लेता हूं, log v3 की वैल्यू निकाल लेता हूं पहले, क्या दिक्कत है हैं जी। सर log v3 कितना हो जाएगा, इसका log ले लो, तो ये बन जाएगा log 10 प्लस log v2। यस, और मेरे पास 2 log v2 की वैल्यू है और मुझे चाहिए 2 log v3, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 log v3 इज इक्वल टू ये log 10 1 हो गया तो ये 2 बन जाएगा प्लस 2 log v2, और मेरे भाई 2 log v2 का जो वैल्यू है वो तूने ऊपर निकाला है कितना 5, तो 2 log v3 का वैल्यू कितना मिल गया 7 मिल गया सर, आंसर आ गया और मजा आ गया सर। क्वेश्चन करने में तो हमें 10-12 मिनट लग गए, लेकिन सर एक बात है, मतलब क्वेश्चन करने में मजा आ गया और इससे हमने काफी कुछ चीजें सीखी। हमने क्या क्या चीजें सीखी है देखो, अब इस क्वेश्चन में ऐसी कोई भी चीज नई नहीं मिलेगी आपको, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा कि जिसको आपने पहली बार देखा हो या फिर जिस पे आपने क्वेश्चन ना किया हो। लेकिन बात बस इतनी सी थी कि मुझे चीज ये दे रखी है, इसको मैं इस चीज में कैसे कन्वर्ट करूं। एप्लीकेशन पार्ट जो था सिर्फ और सिर्फ वो वाला पार्ट मिसिंग था इस क्वेश्चन में, जिसको हमने एक से दूसरी चीज में रिलेट किया, बस एक से दूसरी जगह पे। और ये रिलेट करने का मुझे आइडिया आया कहां से, मैं जो क्वेश्चन में बोला गया था वो चीज मैं लिखता गया, वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करता गया, है ना। सबसे पहले बोला कि भाई टोटल हीट जो है वो इतनी इसके बराबर है, R(T2ln 10 के बराबर है, तो मैंने कहा ये वाला प्रोसेस एडियाबेटिक है, इसमें हीट एक्सचेंज 0 होगा। ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है, डेल्टा U 0 होता है, तो Q इज इक्वल टू माइनस W हो जाएगा। तो जो W था उसको मैंने Q के इक्वल लिख दिया, एक रिलेशन बनाया V3 और V2 में। अब मेरे पास V2 का वैल्यू नहीं था, मुझे पता था अगर V2 मिल जाए मुझे तो मेरा काम बन जाएगा, लेकिन मुझे T1 V1 और T2 पता था, तो मैंने रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस जो था उसमें ये वाला रिलेशन काम में लिया, T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1, और इसको सॉल्व करके यहां से मैंने वैल्यू निकाली किसकी, log V2 की, 2 log V2 का वैल्यू निकाला। और मेरे से क्वेश्चन में एक रिलेशन पहले से पता था, V3 इज इक्वल टू 10 V2, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड 2 log V3 ले लिया और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो एक आसान सा क्वेश्चन, अगर आपको ये वाली चीज पता लग गई ना, तो फिर तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये मैथ्स का क्वेश्चन बच जाता है, केमिस्ट्री यहीं पर खत्म हो जाती है। जैसे ही आप ये रिलेशन लिख लेते हो ना, ये रिलेशन लिखते ही केमिस्ट्री खत्म हो जाती है इस क्वेश्चन की, फिर सिर्फ और सिर्फ मैथ्स बचती है। आपको बोलना पड़ेगा, क्वेश्चन करके मजा आया, आपको कुछ सीखने को मिला, और ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि 2023 का क्वेश्चन मैंने किया, और दिखने में जो ऐसा क्वेश्चन लग रहा था कि यार मैं इसको कहां से सॉल्व करूंगा, क्या करूंगा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, डन है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें फिर, पक्का आ जाओ फिर भाई।
2023 का क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको जेई एडवांस 2022 के क्वेश्चन पे ले जाना चाहता हूं। 22 का ये ना, हाँ 2022 का क्वेश्चन। आइए पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देखिए, और फिर मैं कह रहा हूं ना, जो जो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाए ना उसको लिखते जाइए, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी नहीं है, टाइम का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो पिछला वाला क्वेश्चन था, अगर आपने उसमें कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना तो ये क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है, और जे एडवांस का एक क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व होने का मतलब मजा आ गया, है ना। 4 नंबर बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं वो, है ना। तो आओ भाई इस क्वेश्चन को भी देखो एक बार, क्या कह रहा है देखें अच्छे से। लिखता है कि टिन जो है ना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैसेटराइट बाय रिडक्शन विद कोक, ठीक है, अच्छी बात है ना। अब यहां पर बहुत बार लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई कैसेटराइट क्या होता है, ये तो मेटलर्जी की कहानी है भाई, है ना। मेटलर्जी तुमने पढ़ा है तो उस चैप्टर में कैसेटराइट आप लोग पढ़ लेते हो, और वैसे यहां से आइडिया भी लगा सकते हो। है ना, ये लिखा हुआ देखो SnO2। तो इसने जो चीज लिखी है ना, इसको अगर मैं मोटा मोटा लिखूं ना तो लिखता है कि SnO2 का कोक ने रिडक्शन किया तो टिन बन गया, और अगर टिन बना तो साथ में क्या बना होगा, CO2 बना होगा, बस। कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखी मैंने। तो सबसे पहली लाइन मुझे इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहती हूं, मैंने लाइन लिख दी बस, कि टिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैसेटाइराइट बाय द रिडक्शन ऑफ कोक। कोक बोले तो कार्बन, ठीक है सर। Use the data given below to determine the minimum temperature at which the reduction of cassiterite by coke would take place। मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल होनी चाहिए, ये रिडक्शन पॉसिबल होना चाहिए। अब ये पॉसिबल कब होगा, जब इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होगा। अरे सर मतलब ये तो मजा दिला दिया। जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है किसी भी रिएक्शन के लिए तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है मतलब प्रोसेस हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, या फिर एक प्रॉपर इनिशिएशन के बाद हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो ये कहता है कि किस टेम्परेचर पे ऐसा होगा। तो देखो एक छोटी सी सीधी सी कहानी मुझे समझ में आती है जो इस क्वेश्चन को देखने से मुझे पता है कि डेल्टा जी का, अब देखो इस क्वेश्चन में और मुझे जो रिलेशन दे रखा है ना, क्या दे रखा है देखो, एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है, यस, मुझे एंट्रोपी की वैल्यू दे रखी है। तो मुझे एक चीज सीधी सी कहानी ये समझ में आती है कि डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब ये है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। ये रिलेशन काम में लेता हूं, मैं काम करता हूं, मैं निकाल लेता हूं डेल्टा जी जीरो किस टेम्परेचर पे। एक बार के लिए सोच के देखो, मैं ये निकाल लेता हूं कि डेल्टा जी जीरो किस टेम्परेचर पे। सर उससे क्या फायदा होगा, अभी फायदा होगा देखो। तो डेल्टा जी जीरो एस का मतलब डेल एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, तो ये जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा डेल एच अपॉन डेल्टा एस। मानते हो, यस, ठीक है सर, चलो आपने कहा तो हमने मान लिया। अब आप एक चीज बताओ, ये वो टेम्परेचर होगा जिसपे ये जो वैल्यू और ये वाली जो वैल्यू है वो बराबर होंगी, ये वाली वैल्यू और ये जो वाली वैल्यू है ये बराबर होगी, यस, है ना। तभी तो डेल्टा जी जीरो आएगा। या तो इस टेम्परेचर से ऊपर या फिर इस टेम्परेचर से जस्ट नीचे डेल्टा जी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होगा। कह सकता हूं ना मैं ऐसा, सोच के देखो एक बार के लिए। ये जो मैग्नीट्यूड है 100 है, और इसका मैग्नीट्यूड भी 100 है, लेकिन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू बराबर हो गई, तो डेल्टा जी जीरो आ गया। लेकिन आपने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाते ही ये वाली जो वैल्यू है, जो नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव से बड़ी होगी, और जैसे ही बड़ी हुई डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आ गया, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है शायद आप। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि बताइए स्पॉन्टेनियस किस किस टेम्परेचर पे होगा, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए मिनिमम किस टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, जब भी ऐसी कोई लैंग्वेज क्वेश्चन में लिखी हो तो आप सबसे पहले डेल्टा जी जीरो निकालिए। डेल्टा जी जीरो निकाल के वो टेम्परेचर निकालिए जिसपे डेल्टा जी जीरो हो रहा है, यही वो टेम्परेचर होगा जिसपे सारा खेल होना है। इस टेम्परेचर से या तो थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा दे दूं मैं, या फिर थोड़ा सा टेम्परेचर कम दे दूं मैं, डिपेंड करेगा डेल एच और डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड पे। तो टेम्परेचर थोड़ा सा भी कम ज्यादा होते ही डेल्टा जी का वैल्यू कैसा आएगा, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो जो सारा खेल होता है वो इसी टेम्परेचर पे होता है। तो मेरा जो अल्टीमेट गोल रहेगा वो क्या रहेगा, इस टेम्परेचर को फाइंड करना। मेरे हिसाब से कहानी समझ में आई आपको, यस, ठीक है सर। तो सर मेरे पास ना डेल्टा एच निकालना है, लेकिन डेल्टा एच क्वेश्चन में नहीं दे रखा। सर मुझे एंट्रोपी चेंज निकालना है, लेकिन एंट्रोपी चेंज भी नहीं दे रखा। तो कोई बात नहीं, हम लोग खुद से निकाल लेंगे। मैं इसको सॉल्व करके देता हूं। देखो रिएक्शन को मैं वापस लिख देता हूं, SnO2 प्लस C, है ना, गिव्स Sn प्लस CO2।
अगर इस रिएक्शन का मैं डेल्टा एच निकालूं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालूं, तो क्या लिख सकता हूं मैं? सर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा बी आई, मैं सारा कैलकुलेट करके बता रहा हूं तुम्हें, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को करोगे ना, तो ये सारा सब कुछ नोटंकी नहीं करोगे आप डायरेक्ट सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे। लेकिन क्योंकि ये समझना है हमें, कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है, इस वजह से मैं सारा ऊपर से नीचे तक सारी कहानी सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, तो ठीक है सर, इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन कौन है? एसएन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसएन प्लस, और कौन है दूसरा? कौन है भाई? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। क्या दिक्कत है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ठीक है, माइनस रिएक्टेंट कौन? रिएक्शन तो बैलेंस है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SnO2 प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। ठीक है सर, ठीक है। क्या हमें कोई वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है? सर मुझे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, किन किसका? एक तो SnO2 का और दूसरा CO2 का, इन दो का ही दे रखा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SN हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। याद कीजिए वो दिन, याद कीजिए वो दिन जिस दिन आप लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होता है? 0 कंसिडर किया जाता है, एंड अज्यूम टू बी 0। 0 होता नहीं है लेकिन 0 माना जाता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? SN और जो कार्बन है इनका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना मान के चलूंगा? 0 मान के चलूंगा। ठीक है ना? तो अब मेरे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 है, कितना दे रखा है? -394, यस, -394 माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SnO2। SnO2 कितना दे रखा है बेटा? -581, -581, ठीक है। और यूनिट ध्यान रखिए किलो जूल पर मोल में, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, यूनिट ऊपर नीचे वाले की डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है, तो खेल गड़बड़ हो सकता है। यहां से सॉल्व कीजिए और आप मुझे डेल्टा एच का वैल्यू बताइए। इसको सॉल्व कीजिए और आप मुझे डेल्टा एच का वैल्यू बताइए फटाफट। हाँ, अरे अरे कहीं तो आता था यार, कहीं तो आता था कुछ तो, ये रहा। हाँ देखो जी, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 581 माइनस 581 माइनस 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 5, ओहो 581 माइनस कितना? 394, कितना हो गया भैया? 187। तो ये हो गया सर 187 किलो जूल पर मोल। ठीक है सर, ये कहानी तो हमें समझ में आ गई। डेल्टा एच निकल गया, तो ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूं? डेल्टा एच का वैल्यू निकाल सकता हूं। डेल्टा एच क्या होगा? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है साहब, एंट्रोपी ऑफ SN, प्रोडक्ट में कौन कौन है, प्लस एंट्रोपी ऑफ CO2, ये तो हो गया प्रोडक्ट की एंट्रोपी, माइनस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो कुछ है नहीं, तो लेफ्ट में कौन आएगा? एंट्रोपी ऑफ SnO2 प्लस एंट्रोपी ऑफ कार्बन। आइए, SN की एंट्रोपी कितनी दे रखी है बताओ? SN की एंट्रोपी कितनी दे रखी है? 52 है ना। अब ये वैल्यू चेक कर लेना भाई, ये गलत ना हो जाए बस। और CO2 की एंट्रोपी कितनी दे रखी है? CO2 का एंट्रोपी कहां है? ये रहा सर CO2 210, बहुत बढ़िया 210, माइनस SnO2 की एंट्रोपी कितनी दे रखी है सर? 56, ठीक है सर 56, प्लस कार्बन का एंट्रोपी कितना दिया है? वो है सर 0.6, वाह 0.6। बताओ, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया? 262 हो गया, माइनस 56.6। सॉल्व करो, देखें, सॉल्व करो भैया। 262 माइनस 56.6, ठीक है सर, कितना मिल रहा है? 205.4। डेल्टा एच का वैल्यू मिल गया। और अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल एस। डेल एच का वैल्यू कितना है? 187, और ये कितना है? 205। सॉल्व कीजिए जरा,
सॉल्व कीजिए जरा कितना मिल रहा है, या फिर वैल्यूज में कुछ गड़बड़ ना हो। मुझे तो सबसे बड़ा डर इसी में लगता है भाई, कि कुछ वैल्यूज अगर उल्टी सीधी होगी तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा पूरा, है ना। एक बार आप वैल्यू चेक कर लो, देख लेते हैं कि क्वेश्चन में गड़बड़ ना हो बस। हाँ जी, बेटा मुझे लग रहा है ये 0.6 नहीं है, ये 6 है। पहली चीज तो ये है ना, जो सबसे पहली चीज दिख रही है ना वो ये है कि ये मेरे हिसाब से 6 है ना। और दूसरी चीज ये जूल में है, ठीक है, 6 है और ये जूल में है, हाँ किलो जूल में नहीं है, जूल में है ये। तो ये अगर 6 है ना, सुनो सुनो, अगर ये 6 है ना तो तो क्या तो क्या भैया, तो -62 हो जाएगा। सर ये 200 मिलेगा सर ये 200 मिलेगा, लेकिन इसका यूनिट क्या होगा? अरे जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यही मैं कह रहा था, कहीं तो कहीं गड़बड़ है। जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और ये किसमें है? किलो जूल में है। ये किसमें है? किलो जूल में है। तो भैया थोड़ा संभल के किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कीजिए, डिवाइडेड बाय 200, ये जाएगा 5। 187 इंटू 5 सॉल्व कर लो, 187 इंटू 5, यही आपका फाइनल टेम्परेचर है 935 के, 935 के 935 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आपका डेल्टा जी 0 हो जाएगा, है ना। और आप खुद सोच के देखो, आपका डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये है इस टेम्परेचर के बाद जैसे ये टेम्परेचर अचीव होगा 935, इसकी पॉजिटिव वैल्यू इस टोटल नेगेटिव के इक्वल हो जाएगी और डेल्टा जी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर इस 935 से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, तो जैसे ही थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये वाली जो नेगेटिव वैल्यू है वो इस वाली पॉजिटिव वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी और आपका डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इसीलिए मिनिमम टेम्परेचर 935 होना रिक्वायर्ड है, इससे हल्का सा भी थोड़ा सा भी ज्यादा होते ही आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। बताइए मेरी बात क्लियर हुई क्या? क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? बोलना पड़ेगा भैया। डन है सबको? एकदम बढ़िया ढंग से समझ में आ गया? पक्का आगे चल सकते हैं? काफी टाइम लगा हालांकि क्वेश्चन करने में, लेकिन मतलब ये आपको समझाने के लिए मैं इतना टाइम लगा रहा हूं, वरना अगर मुझे खुद से सॉल्व करना होता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अभी 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। आगे चल लेते हैं और जेई एडवांस 2022 का एक और बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं ना। आपसे कह रहा था ये जो चैप्टर है एक से ज्यादा क्वेश्चन देता है आपको कई बार, है ना। तो जेई एडवांस 2022 का ही एक और क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, और ये उसका थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको। एक बार के लिए सॉल्व कीजिए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको। देखो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से। हाँ पढ़ा क्वेश्चन? पढ़ा? देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिखता है कि 2 मोल ऑफ एचजी गैस, ध्यान रखना एचजी लिक्विड नहीं लिखा, एचजी गैस लिखा है, is combusted in a fixed volume bomb calorimeter with excess of O2 at 298 Kelvin and 1 atm into HGO solid। देखो बॉम्ब कैलोरीमीटर आपको कहा गया है, हम लोगों ने कैलोरीमेट्री पढ़ी थी। बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो हम लोग हीट ट्रांसफर निकालते हैं या फिर हीट कंबशन की हीट निकालते हैं वो बराबर होती है डेल्टा यू के। सर डेल्टा यू के बराबर क्यों होती है? बिकॉज, एक मिनट, हाँ डेल्टा यू के बराबर क्यों होती है? बिकॉज हम लोगों ने, अरे यार, हाँ डेल्टा यू के बराबर क्यों होती है? बिकॉज हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एक्सचेंज होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू, और कांस्टेंट प्रेशर वाली डेल्टा एच के बराबर। और जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है वो कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर होता है, क्वेश्चन में लिखा भी है इसने फिक्स वॉल्यूम कैलोरीमीटर। तो यहां से जो भी आप हीट एक्सचेंज निकालोगे, है ना, कंबशन की जो हीट निकालोगे वो किसके बराबर होगी? डेल्टा यू के बराबर होगी। सबसे पहले इंफॉर्मेशन कैलोरीमेट्री से हमें ये पता लगती है, ठीक है सर, को अच्छी अच्छी बात है। आगे कहता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन द टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 298 टू 312.8 केल्विन,
अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इट द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एचजी गैस आर इतना एंड इतना respectively the calculated standard molar enthalpy of formation of HGO solid at 298 Kelvin is x किलोजूल पर मोल और the value of x कितनी होगी। देखो अब वापस मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा ना तो आपको लगा ऐसा कि मतलब ये तो लफड़ा हो गया, पता नहीं कितनी सारी वैल्यूज दे रखी है, मैं इस क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करूं, कैसे करूं, इतना सारा तो इसमें कहानी दे रखी है। तो जो बोला है वैसे करते जाओ। सबसे पहले कहता है Hg का कंबशन। देखो अगर आप Hg का कंबशन करवाओगे ना, कंबशन का मतलब हो गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना, तो क्या बनेगा, क्वेश्चन में लिख भी दिया इसने, क्या बनेगा, HGO सॉलिड बनेगा। क्वेश्चन में लिखा है HGO सॉलिड बनेगा, है ना, देखो ये लिखा हुआ HGO सॉलिड। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा और यह रिएक्शन बैलेंस, यस, ऑल राइट। तो ये रिएक्शन होगी कंबशन की, किसके किसके कंबशन की, Hg गैस के कंबशन की। क्वेश्चन में कहा गया है कि टेम्परेचर में जो इंक्रीज हो रहा है डेल्टा टी का वैल्यू, मुझे एक बात बताओ डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कितना हो रहा है, 312.8 माइनस 298, तो कितना हो गया, 14.8 केल्विन हो गया। बोलो टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ, डेल्टा टी इतना। सर ये टेम्परेचर में चेंज हुआ क्यों है, टेम्परेचर बढ़ा क्यों है, इसका लॉजिक भी है। अरे भाई एक बात बताओ, जब आप Hg का कंबशन करोगे, कंबशन से एनर्जी रिलीज होगी और वो जो एनर्जी किसको मिलेगी, बॉम्ब को मिलेगी, और उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। कोई बोल ही नहीं रहा यार, मेरी बात तो समझ में आ रही है ना, पक्का, ठीक ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। कंबशन से एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी जो रिलीज हुई है, हीट रिलीज हुई है, वो बॉम्ब ले लेगा और उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक। और हीट कैपेसिटी भी दे दी बॉम्ब कैलोरीमीटर की, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब बात यहां पर आती है कौन सी हीट कैपेसिटी दे रखी है, ये कौन सी हीट कैपेसिटी दे रखी है, ये मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है, या फिर टोटल हीट कैपेसिटी दे रखी है, या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है। सर ये पता लगता है यूनिट से। यहां पर जो हीट कैपेसिटी की यूनिट है वो कितनी दे रखी है, हीट कैपेसिटी की यूनिट दे रखी है 20 किलो जूल केल्विन इनवर्स। अगर ये किलो जूल केल्विन इनवर्स मास इनवर्स होती तब मैं कह देता ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, अगर ये मोल इनवर्स होती तो मैं कह देता ये मोलर हीट कैपेसिटी है। कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये टोटल हीट कैपेसिटी है कितना, 20 किलो जूल, है ना, ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान रखना भाई, यूनिट में हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। किलो जूल केल्विन इनवर्स, ये हीट कैपेसिटी दे रखी है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Hg गैस दे रखा है, बहुत ही अच्छी बात। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो आपने निकाल लिया, कंबशन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, क्यू ऑफ कंबशन कितना होगा, क्यू ऑफ कंबशन समझ रहे हो ना, हीट रिलीज ड्यूरिंग द कंबशन। सर हीट का फॉर्मूला होता था C इंटू डेल्टा टी। सर ये तो मैं समझ में आ गया, लेकिन आपने माइनस क्यों लगा दिया, अबे अकल के अंधे, एनर्जी रिलीज हो रही है महाराज, रिलीज हो रही है मतलब मैं साइन कैसा लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, समझ गए, मान लिया बात को, सही है ना, ठीक है सर, ऑल राइट। तो अब हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, फटाफट से सॉल्व कर डालो। सी का वैल्यू दे रखा है हमें कितना, -20, और डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो गया 14.8, ये आएगा किलो जूल में, है ना, ये किस में आएगा बेटा, किलो जूल में आएगा। तो भाई सॉल्व कीजिए इसको, 14.8 और इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 20 से, कितना मिल गया 296 किलो जूल, 296 ना, 66, हाँ 6, ये 296 किलो जूल। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है 296 किलो जूल, ये कितने मोल Hg के कंबशन से रिलीज हुई है, 2 मोल के कंबशन से, यस, ये 2 मोल Hg के कंबशन से रिलीज हुई है। और मैं इसको किसके इक्वल लिख सकता हूं, डेल्टा यू के इक्वल लिख सकता हूं। मैंने अभी बोला था कंबशन बॉम्ब कैलोरीमीटर में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट ट्रांसफर होता है वो डेल्टा यू के बराबर होता है। तो यहां से डेल्टा यू का वैल्यू अगर मुझे पर मोल निकालना हो, एक मोल के कंबशन से कितना एनर्जी रिलीज होगा, तो -296 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, कितना मिलेगा 148, 148 किलो जूल पर मोल। एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लो, क्या मैंने कैलकुलेशन सही किया है, कहीं पर कुछ गड़बड़ है तो वो बता दो, नहीं तो फिर आगे चल लेते हैं।
हाँ जी, नहीं सही है, ऑल राइट। तो सर डेल्टा यू पर मोल मुझे मिल गया 148 किलो जूल पर मोल, -148 किलो जूल पर मोल है। एक बात बताओ, डेल्टा यू अगर मेरे पास है ना, तो इसका मैं डेल्टा एच निकाल लूं क्या? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल लूं? सर कैसे निकालोगे? अभी आओ देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डेल एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। पढ़ा है क्या? सर बिल्कुल पढ़ा है। इस रिएक्शन में डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना है बताओ? डेल्टा एनजी क्या होता है सर? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स 0 है, माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 1 प्लस हाफ। डेल्टा एनजी का वैल्यू हो गया सर 3/2, -3/2। बोलिए, किसी को दिक्कत है क्या इसमें? बताओ बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है? हो ही नहीं सकती, कैसे दिक्कत आएगी? -3/2 आ गया, ठीक है सर आओ। और हमारे पास डेल्टा यू का वैल्यू है -148 प्लस ये हो गया -3/2, आर का वैल्यू 8.314 ले लेते हैं, और टेम्परेचर कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 298 केल्विन। 298 केल्विन ये आएगा, देखो किलो जूल है और ये जूल है, तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, ये आ गया तुम्हारा डेल्टा एच। एक बार सॉल्व करो, देखिए कितना मिलता है। सॉल्व कर लो, मैं भी देख लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन को पूरा उसी तरह से सॉल्व करने में मजा आता है। सॉल्व कर लो, चलो कोई बात नहीं। हाँ चेक करो, देखो कितना मिल रहा है। आसान हो गया, अब क्वेश्चन खत्म हो गया ये। सर यहां से सॉल्व करने में -152 आ रहा है, और ये किलो जूल पर मोल आ रहा है, ठीक है। ये इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है, ये इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है, ये इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है। मेरे पास क्वेश्चन में इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है और इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है। वाह सर, सर हमें एक चीज पता है कि जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना? मैं मतलब, और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो मल्टीप्लाई कर देना माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज -152 है, और प्रोडक्ट का एंथैल्पी चेंज, प्रोडक्ट में कौन कौन है? HgO, उसका एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HgO बताना है। ये क्वेश्चन में कहा गया x मान लो, ठीक है सर मान लिया। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉरी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन कौन है? Hg गैस, Hg गैस का क्वेश्चन में कितना दिया है? Hg गैस का दिया 61.32 किलो जूल पर मोल, ठीक है 61.32 किलो जूल पर मोल, प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, O2 है एलिमेंट, और एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना कंसीडर किया जाता है? 0 कंसीडर किया जाता है। यहां से x का वैल्यू सॉल्व कीजिए, कितना मिलेगा? -152 प्लस 61.35, इधर जाके प्लस हो जाएगा ना। हाँ भाई सॉल्व करके बताओ रे कितना मिल रहा है, सॉल्व करके बताओ कितना मिल रहा है। 152 माइनस 61.32 माइनस 90.68, इतना किलो जूल पर मोल मिल रहा है। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, लेकिन हमसे पूछ रहा है मोड एक्स, ये मोड है बेटा, है ना? ये क्या है? मोड एक्स है, तो मोड एक्स का वैल्यू हो जाएगा 90.68 आंसर है। अब बताओ, हाँ ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपने खुद से भी सॉल्व किए हो, जब आप लोग मेंस के लिए पढ़ाई कर रहे थे उस समय इसका आधा पोर्शन सॉल्व किया हो कहीं पर, है ना? हो सकता है पूरा ना सॉल्व किया हो, डजंट मैटर, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सॉल्व किया इसका पार्ट। आपको अगर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दिया हुआ था, तो वहां से आपने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो जरूर निकाला होगा। मतलब ये वाला पार्ट तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते हैं, एनसीईआरटी में खूब सारे क्वेश्चंस दिए हुए। आपने इंडिविजुअली ये भी सॉल्व किया होगा कि डेल्टा यू दिया हुआ हो तो डेल्टा एच कैसे निकाला जाता है, इंडिविजुअली सॉल्व किया होगा। ये वाला पार्ट भी आप लोगों ने इंडिविजुअली सॉल्व कर रखा है। डेल्टा एच की कैलकुलेशन आप लोगों ने पढ़ रखी होती है। आप लोगों ने बॉम्ब कैलोरीमीटर में हीट का एक्सचेंज निकालना सीखा होगा। यहां तक आपने इंडिविजुअली क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। लेकिन यही खूबसूरती है जे एडवांस के क्वेश्चन की, कि इंडिविजुअली आपने इसमें 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए और सबको एक तरह से एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, लास्ट में मिलाना है, मतलब सबको लास्ट में कि हाँ भाई ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। लास्ट में बोलना पड़ेगा भैया, मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? बस ये बता दो कि हाँ सर आ गया, एकदम बढ़िया ढंग से समझ में आ गया सर, है ना? क्लियर हुआ?
जो मेन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में काम में आ रहा है वो ये है कि जो बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो हीट ऑफ कंबशन आप लोग फाइंड करते हो वो डेल्टा यू के बराबर होता है। माइनस साइन क्यों लिखा है वो आपको बताइए, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है। बहुत गलतियां होने के चांसेस है इसमें, माइनस साइन नहीं लगाओगे, ये डेल्टा यू डायरेक्ट लिख दोगे, ये नहीं ध्यान रखोगे कि 2 मोल के लिए तो 1 मोल के लिए अलग से निकालना है ना। फिर उसके बाद सी कौन सा हीट कैपेसिटी दे रखा है, इस पे क्वेश्चन गलती कर सकते हो। डेल्टा एच निकाल लिया, डेल्टा यू दिया हुआ था, डेल्टा एच निकालने के बाद एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और वहां से मैंने HGO का निकाल लिया आपके सामने। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जो आपको काफी सारी चीजें सिखा के जाता है ना। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये भी क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2022 का, लेकिन ये क्वेश्चन किसका है, सरफेस केमिस्ट्री का लग रहा है ना, ये जेईई एडवांस 2022 का है। ऑल राइट, तो सर इसका ये मोर देन वन और मोर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखना, 1 और मोर ऑप्शंस करेक्ट है। एक बार के लिए पढ़ो, देखिए क्वेश्चन आप, हाँ पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लो। सरफेस केमिस्ट्री का आसान सा क्वेश्चन है। आओ जी, क्या कहता है, द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द एड्सॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है, केमिजॉर्प्शन रिजल्ट्स इन यूनिमोलिकुलर लेयर, बिल्कुल सही बात है। मल्टीमोलिकुलर बनता है फिजिजॉर्प्शन में, बिकॉज फिजिजॉर्प्शन जो होता है उसमें कोई केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, और केमिजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से यूनिमोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वेरी गुड। The enthalpy change during the physisorption is in the range of 100 to 140 किलोजूल पर मोल। ना भाई, जो फिजिसॉर्प्शन होता है उसमें एंथैल्पी चेंज का वैल्यू बहुत ही कम होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन रहा, तो एनर्जी चेंज भी कम होगा, कम एनर्जी रिलीज होगी। केमिजॉर्प्शन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, सरासर गलत है। एड्सॉर्प्शन कुछ भी हो, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। केमिजॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, फिजिसॉर्प्शन में वीक अट्रैक्शंस फॉर्म होते हैं तो उसकी वजह से कम एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन एनर्जी रिलीज जरूर होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं होगा, एक्सोथर्मिक होगा। लोअरिंग द टेम्परेचर फेवर्स द फिजिसॉर्प्शन प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। जो लो टेम्परेचर होता है वो एड्सॉर्प्शन को हेल्प करता है ना, खास तौर पे फिजिसॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन में भी, मतलब केमिजॉर्प्शन जो होता है ना, उसके लिए आपने पढ़ा था कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है, तो इनिशियली थोड़ा सा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो एक इनिशियली टेम्परेचर देने से रेट ऑफ केमिजॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद डिक्रीज करने लगता है ना। और क्यों क्यों टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है इनिशियली, बिकॉज वो हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है। हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल क्यों, बिकॉज केमिजॉर्प्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू हाई होता है, उसको एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी बोला जाता है, अगर आपको याद हो तो। यस, आगे चले, ठीक है सर, आसान सा क्वेश्चन था, कर लिया हमने सॉल्व। आगे आओ, लो जी, IIT जेई 2021 का क्वेश्चन, एकदम जोरदार जबरदस्त दांसू सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है मैं बता देता हूं। थोड़ा सा ग्राफ मेंशन नहीं किया हुआ है, यहां से लेके यहां तक ये वाला ग्राफ, ऐसे बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये ग्राफ नहीं बना रखा था, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये भी 1 और मोर ऑप्शंस करेक्ट है, मजा आ जाएगा, मतलब देखना आप, 1 और मोर ऑप्शंस करेक्ट, 1 और मोर ऑप्शंस करेक्ट है ना, एक से ज्यादा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो सकते हैं। आइए पढ़िए जरा क्वेश्चन को, एक बार के लिए मैं सामने से हट गया हूं, स्क्रीन के सामने से, आप चाहें तो पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, और कहां से शुरुआत करें, कैसे शुरू करें इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो, लिखता है एक आइडियल गैस है अंडरगोज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम स्टेट 1 to 2, है ना, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। 1 से 2 जो है ना, चाहे कोई सा भी हो, 1 से 2 वो है रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ठीक है साहब।
ठीक है साहब, फॉलोड बाय अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन और आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन, ठीक है, एंड बाय अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन फ्रॉम 2 टू स्टेट 3, ठीक है साहब। सेकंड से थर्ड की जो बात कर रहा है ना, सेकंड से जो थर्ड की बात कर रहा है वो बात कर रहा है किसकी, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात कर रहा है। यस, ऑल राइट, बहुत बढ़िया सर। द करेक्ट प्लॉट्स रिप्रेजेंटिंग द चेंजेस फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 3 इज आर। सुनो देखो अच्छे से, सबसे पहले 1 से 2 की बात करते हैं हम लोग, है ना, 1 से 2 की बात कर लेते हैं। देखो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 1 से 2 जो है ना वो कैसा है सर, सबसे पहली चीज रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल है इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। यस, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा ची का वैल्यू 0 हो जाएगा। और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मतलब प्रेशर कम। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। सही कह रहा हूं क्या मैं? यस, अरे बोलो, ठीक है। एक चीज और है सर, एक चीज और क्या है सर, एक चीज ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो जो आपका डेल्टा एच का वैल्यू होगा वो भी 0 आएगा, एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं आएगा सर। बिल्कुल सही है सर, एंथैल्पी चेंज नहीं होगी मुन्ना, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, डेल्टा एच इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी, एंड इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 देन डेल्टा एच आल्सो 0। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। अब आइए 1 से 2 की बात करते हैं, सबसे पहले वाले ग्राफ में। सर इसमें क्या हो रहा है सर, इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है सर, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, ये तो होना चाहिए था, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, ए से बी, है ना। 1 से 2 की बात कर रहा हूं, सिर्फ 1 से 2 की। क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, और प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है ना, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के, टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो इसका मतलब सर ये सही बात है ना, ये चीज इसमें फिट बैठ रही है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। सेकंड वाले में आइए, 1 से 2 में क्या हो रहा है सर, 1 से 2 वाले में ना टेम्परेचर कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात है, 1 से 2 टेम्परेचर कांस्टेंट है, 1 से 2 टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। और सर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, मतलब सर 1 से 2 ये वाला भी सही है। इधर आओ सर, 1 से 2 में चेक करो, 1 से 2 में सर एंथैल्पी कांस्टेंट है, ये एच है बेटा, एच। सर डेल्टा एच का वैल्यू 0 है तो एंथैल्पी तो कांस्टेंट होना ही पड़ेगा, एंथैल्पी कांस्टेंट है सर, ठीक है, एंथैल्पी कांस्टेंट है। और सर एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंड हो रही है गैस, एक्सपेंड हो रही है तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है सर, एंट्रोपी बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 1 से 2 के लिए ये ग्राफ भी सही है। इधर आ जाओ, ये टी और एस है शायद ना, हाँ एक मिनट रुकना, हाँ ये ऐसी है, ठीक है सर। 1 से 2 में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बिल्कुल होना चाहिए टेम्परेचर कांस्टेंट, और सर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, बिकॉज एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, ठीक है सर। 1 से 2 के लिए तो ये वाला ग्राफ भी सही है। अब बात आती है 2 से 3 के लिए, कहानी में ट्विस्ट जो है ना वो 2 से 3 वाली में आएगा, ठीक है साहब। कहा गया एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसका मतलब क्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा मुन्ना, होगा कि नहीं होगा? कोई एक्सचेंज हीट का नहीं होगा, ठीक है। और वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ऑल राइट, अब एक चीज नोटिस करो, एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ ए गैस, टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? ये ऐसी चीज है जो मैं हमेशा अपनी क्लास में बच्चों को बोलता हूं कि इसको एज ए रिजल्ट याद रखो। क्या करना है, एज ए रिजल्ट याद रखना है, क्या? एक्सपेंशन, एडियाबेटिक, अगर आप गैस को एक्सपेंड कर रहे हो, सुनो, गैस को एक्सपेंड कर रहे हो, पिस्टन को ऊपर लेके जाना है, यस। अब क्योंकि वो प्रोसेस एडियाबेटिक है तो बाहर से हीट तो ले नहीं सकते भाई, आप खुद सोच के देखो, मैं हल्का सा एग्जांपल देता हूं आपको। ये पिस्टन है, अंदर गैस भरी है और एक्सपेंशन हो रहा है गैस का,
पिस्टन ऊपर जा रहा है, बाहर से हीट ले नहीं सकते, तो पिस्टन को ऊपर ले जाने के लिए कौन वर्क करेगा? आपकी गैस ही तो काम करेगी। मतलब जो गैस की इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आएगा, इंटरनल एनर्जी जो होगी वो किसमें क्या काम करेगी? इसको ऊपर ले जाने में काम में आएगी, वो वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है, मैं ऐसा कह सकता हूं। तो इसकी वजह से फर्क क्या पड़ेगा? इसकी वजह से फर्क ये पड़ेगा कि यहां पर जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी। मेरी बात समझे क्या आप लोग? यस 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 यस। और एक चीज देखो भाई, हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्सपेंशन का मतलब, एक्सपेंशन जो होता है ना किसी भी गैस का, एक्सपेंशन में वर्क डन कौन करता है? वर्क डन बाय द गैस होता है। एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया? वर्क डन बाय द गैस। मैं ऐसा सही कह रहा हूं? और वर्क डन बाय द गैस जो होता है ना, वर्क डन का वैल्यू लेस देन 0 आएगा कि नहीं आएगा? नेगेटिव आएगा। वर्क डन है ना, बाय द गैस जो होता है, बाय द सिस्टम वर्क डन 0। NCV T2 माइनस T1 इज लेस देन 0। भाई एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला यही तो होता है। एन और सीवी की वैल्यू तो लेस देन 0 होने से रही, तो कौन लेस देन 0 है? T2 माइनस T1 लेस देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ T2 इज लेस देन T1। तो T2 लेस देन T1 का मतलब क्या हो गया कि जब गैस एक्सपेंड कर रही है एडियाबेटिकली तो टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज करेगी। हमेशा ध्यान रखो, टेम्परेचर का वैल्यू डिक्रीज करेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसको मैंने थ्योरेटिकली समझा दिया, कॉन्सेप्चुअली इसको मैंने न्यूमेरिकली समझा दिया। दोनों में से जिस भी तरीके से आपको समझ में आए, याद रख लो, कसम खा लो, गांठ मान लो, भूलोगे नहीं कि भाई जब भी रिवर्सिबली गैस एक्सपेंड करेगी एडियाबेटिकली तो हमेशा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। और अगर मान लो सर उल्टा होता है, कंप्रेशन होता है ना, कहीं पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, गैस कंप्रेस हो रही है, गैस को आप कंप्रेस कर रहे हो। जब आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, और ऑन द सिस्टम का मतलब वर्क डन का वैल्यू ग्रेटर देन 0। वर्क डन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब NCV2 माइनस T1, ये ग्रेटर देन 0 आएगा। ये ग्रेटर देन 0 तो वैसे ही होगा, T2 माइनस T1 ग्रेटर देन 0। ये तभी होगा जब T2 ग्रेटर देन T1 आएगा। मतलब इस केस में यहां तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था, जब भी आप रिवर्सिबली एडियाबेटिकली किसी भी गैस को कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो हमेशा टेम्परेचर बढ़ेगा। एंड मैं चाहता हूं आपसे इसको आप एज ए रिजल्ट याद रखो, क्योंकि एग्जाम में हो सकती है इस क्वेश्चन में आपको ये सारा सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी अगर आपको ये पता हो कि जब भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। डन है? हाँ, ये बात अलग है कि रिवर्सिबल में ज्यादा डिक्रीज करेगा या फिर इरिवर्सिबल में, उसकी बात नहीं हो रही, लेकिन एडियाबेटिक में टेम्परेचर डिक्रीज करेगा अगर एक्सपेंशन हो रहा है गैस का। ठीक है सर, मजा आ गया है तो आओ। अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो एंथैल्पी होगी वो भी डिक्रीज करेगी। कह तो सकते हैं सर कह तो सकते हैं एंथैल्पी मतलब डिक्रीज ही करना चाहिए बिकॉज टेम्परेचर जो होगा वो भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक ठीक ठीक। सर एंट्रोपी में क्या फर्क पड़ेगा? डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और डेल एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी का मतलब है क्यू 0 तो डेल एस का वैल्यू 0। सिस्टम के लिए हीट का एक्सचेंज ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस का वैल्यू भी 0 आएगा। ठीक है सर, आ जाओ अब। सर जो सेकंड से थर्ड में ये वाला जो ग्राफ है ना, ये क्या कह रहा है सर? ये यही ग्राफ कह रहा है कि प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है सर, प्रेशर कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ेगा, तो सर मतलब ये वाला ग्राफ तो सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आइए, 2 से 3 में क्या हो रहा है? 2 से 3 में क्या हो रहा है? 2 से 3 में क्या हो रहा है? चेक करो सर, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है सर। 2 से 3 में टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहिए 2 से 3 में टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है और प्रेशर भी देखो कम हो रहा है। प्रेशर यहां से यहां प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होने का मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। सही बात है। 2 से 3 में 2 से 3 में 2 से 3 में टेम्परेचर भी कम हो रहा है, प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर कम क्यों होगा? बिकॉज गैस एक्सपेंड कर रही है। तो दोनों कंडीशन 2 से 3 में फुलफिल हो रही है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये भी सही है। डी की बात करते हैं सर, 2 से 3 में क्या हो रहा है? 2 से 3 में सर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, 2 से 3 में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है सर, बिल्कुल डिक्रीज करेगा, दिक्कत क्या है? करना ही चाहिए क्योंकि एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है गैस का। और सर साथ में एंट्रोपी सेम है। अरे भाई एंट्रोपी में चेंज 0 है, एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि डेल्टा से होता है क्यू बाई टी, और डेल एस क्यू रिवर्सिबल सिस्टम अपॉन टी, और क्यू हो गया 0 तो डेल एस भी 0। एंट्रोपी में चेंज नहीं आएगा, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। सर ये वाला ग्राफ भी सही है, बोलना पड़ेगा। तो सर थर्ड वाला देख लेते हैं एक बार। सर थर्ड वाले में देखो 2 से 3 में कह रहा एंथैल्पी बढ़ेगी। लो गड़बड़ गड़बड़,
कह रहा एंट्रोपी तो कांस्टेंट है, मान ली तेरी बात, कह रहा है एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, गड़बड़ है, उड़ गया। ऑप्शन नंबर कौन कौन से करेक्ट है? ए, बी और डी करेक्ट है, ए, बी और डी करेक्ट है। मेरी बात समझ गए तुम लोग? कितना सही सा क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन है ना? अब तो विश्वास हुआ ना यार, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आता है। और अगर मान लो थर्मोडायनेमिक्स पे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो एक बार के लिए, तो 4 में से 4 करने जरूरी थोड़ी है, एडवांस का पेपर है, 4 में से 2 कर लो, 2.5 कर लो। आजकल तो 2.5 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं, क्योंकि जो 1 और मोर ऑप्शंस करेक्ट होता है उसमें पार्शियल मार्किंग भी होती है कई कई बार, है ना? और सिलेक्शन तो उसी से हो जाना है हमारा, क्यों भाई? अब इसमें ना एक डाउट और हो सकता है, ये देखो बेटा एंट्रोपी है, यहाँ ऐसे लिखा है ना। चलो थोड़ा इसको थोड़ा और एक्सटेंशन में पढ़ते हैं, थोड़ा और आगे की बात करते हैं। सर इसमें एक दिक्कत ये हो सकती थी कि आपको कैसे पता लगा, देखो इसमें भी जो 1 से 2 है उसमें भी प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहां से भी प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। आपको कैसे पता लगा कि ये तो आपका आइसोथर्मल है और ये एडियाबैटिक है? कैसे पता लगा भाई? दोनों ग्राफ की शेप लगभग सेम सी होती है, तो कैसे पता लगता है कि कौन सा ग्राफ एडियाबैटिक है? अगर मान लो मैं 2 ग्राफ तुम्हें ऐसा दे दूं, है ना? मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो ना आप लोग? मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मतलब मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको मेरा? मैं कहना ये चाहता हूं, मेरे भाइयों, कि अगर मान लो 2 ग्राफ दे रखे हैं तुम्हें, P और V, आपसे पूछ लिया बताइए ये A दे दूं, इसको मैं B कह दूं, दोनों ही ग्राफ में एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, आपसे पूछे कि आइसोथर्मल कौन सा और एडियाबैटिक कौन सा है? क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मुझे पता है आप सब लोगों को पता है ये चीज। कैसे पता लगता है? ग्राफ की स्लोप देख के पता लगता है ना? कैसे पता लगता है? ग्राफ की स्लोप देख के पता लगता है। स्लोप से हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि एडियाबैटिक कौन सा और आइसोथर्मल कौन सा। सर जो एडियाबैटिक वाला ग्राफ होता है उसकी स्लोप ज्यादा होती है, स्टीपर ग्राफ होता है ना? और जो हमारा आइसोथर्मल है उसमें ग्राफ की स्लोप कम होती है, लेस स्टीपर होता है ना, स्टीप नहीं होता एकदम से, है ना? तो इससे पता लग ही रहा है। और इसको अगर मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहूं, सर कैसे पता लगा कि स्लोप, तो देखो अगर मैं आइसोथर्मल की बात करूं, आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है ना, वो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, मानते हो ना? यस, इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, इसको आप क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे क्या? अरे बोलो ना। करो फिर, पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू 0। तो ये कितना मिल गया? डीपी बाई डीवी कितना मिलेगा? चेक करना जरा, डीपी बाई डीवी, डीपी बाई डीवी, डीपी बाई माइनस पी बाई वी मिलेगा क्या? चेक करिए जरा, अरे बोलो ना, क्या माइनस पी बाई वी मिलेगा क्या? डिफरेंशिएट कर दिया मतलब इंटीग्रेट किया। हाँ आप भी बोलोगे सर क्या कह रहे हो, मतलब कभी कभी बहाना बह जाता है इंसान। हाँ यस, सही लिखा ना भाई? अरे भाई सही लिखा ना, चेक कर लियो यार, पी डीवी इज इक्वल टू माइनस वी डीपी और डीपी अपॉन माइनस, यस ठीक। सर जो एडियाबैटिक होता है ना, एडियाबैटिक, इसकी स्लोप निकालो, निकालो। एडियाबैटिक जो होता है ना सर, उसके लिए रिलेशन होता है, रिवर्सिबल की बात कर रहा हूं, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सर बिल्कुल सही है सर, यस। तो भैया सही है तो सॉल्व करो ना, पी इंटू गामा वी की पावर गामा माइनस 1 प्लस वी की गामा डीपी इंटू डीवी, यस, प्लस यहां क्या हो जाएगा? वीपी का और गामा इंटू डीपी इज इक्वल टू 0, यस। चलो जल्दी निकालो, डीपी अपॉन डीवी की वैल्यू निकालो, फटाफट निकाल डालो यार, डीपी अपॉन डीवी का वैल्यू निकालो, डीपी अपॉन डीवी का वैल्यू निकालो। आओ देखिए, मेहनत करनी पड़ेगी भाई, है ना? कुछ लोग इसको याद भी रख लेते हैं, तुम लोग भी चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं भी देख लो तुम अपने हिसाब से। हाँ देखो, इसको मैं डीपी को ले गया इधर, डीवी अगर इसके नीचे आएगा तो ये बनेगा गामा इंटू पी इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाई वी की पावर गामा, कह सकता हूं ऐसा। देखो वी की पावर गामा माइनस 1 को मैं ऐसे लिख दूं क्या?
v की पावर गामा माइनस वन को, ये नीचे की पावर v की पावर गामा, गामा तो है ही, v की पावर गामा माइनस वन को v की पावर गामा अपॉन v लिख दूं क्या? किसी को कोई दिक्कत थोड़ी ना है, माइनस का साइन तो आएगा, किसी को दिक्कत थोड़ी ना है। तो सर देखो आज v की पावर गामा से v की पावर गामा उड़ गया, dp अपॉन dv जो ग्राफ का स्लोप है वो कितना आ गया, माइनस गामा इंटू dp अपॉन dv, माइनस गामा इंटू pv। और सर जो गामा की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 होती है, याद आएगा आपको पॉइजन्स रेशियो, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, गामा का वैल्यू 1 से बड़ा है। अगर गामा का वैल्यू 1 से बड़ा है तो आप चेक करो, ये इसका स्लोप हो गया आइसोथर्मल का, ये स्लोप हो गया एडियाबैटिक का, किसका स्लोप ज्यादा है सर, एडियाबैटिक का ज्यादा है। मोर स्टीपर ग्राफ जो होगा वो किसका होगा, एडियाबैटिक का होगा, है ना। तो आप इसमें भी चेक कर सकते हो, मोर स्टीपर ग्राफ जो है ना, देखो सेकंड वाला ज्यादा स्टीप लग रहा है आपको, लग रहा है ना, इसका मतलब ये एडियाबैटिक का ग्राफ है, ये आइसोथर्मल का ग्राफ है। देख रहे हो आप कितनी बढ़िया इंफॉर्मेशन काम में दी। मतलब फिर मैं कह रहा हूं कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो आप लोगों ने ना पढ़ा हो, है ना। लेकिन बात वही है, बस अप्लाई करना आना चाहिए किस तरह से आप लोग उसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हो, ठीक है ना। तो एक बार के लिए आप ये स्लोप वाला पार्ट देखो क्या हमने सही किया है क्या इसको, है ना, कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं अब इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है 2021 जेईई एडवांस 2021 का, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार देख लो किससे रिलेटेड है सर, ये थर्मोडायनेमिक्स का तो नहीं लग रहा। हाँ तो किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है भैया कोलॉइड से रिलेटेड, कोलॉइड बोले तो surface chemistry. The process of precipitating colloid solution by an electrolyte is called peptidization. भाई सरासर गलत बात कह रहा है, पेप्टाइजेशन से तो कोलॉइड बनाया जाता है, प्रेसिपिटेट नहीं करवाया जाता। Colloidal solution freezes at high temperature than the true solution at the same concentration. देखो बिल्कुल सही बात है, इसको आप अच्छे से समझो क्यों है ऐसा। हम लोग ये कहते हैं कि जो कोलोइडल होते हैं उसमें पार्टिकल की साइज ट्रू सॉल्यूशन से ज्यादा होती है, कह सकता हूं पार्टिकल की साइज अगर बढ़ी इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम है इसका मतलब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यू कम होगी। तो जो डेल्टा टीएफ आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसकी वैल्यू कम होगी किसके लिए, कोलोइडल के लिए। अगर डेल्टा टीएफ कम है इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है। यार रिलेट कर सकते हो यार, डेल्टा टीएफ क्या होता है, टीएफ माइनस टीएफ नॉट। ये कब ज्यादा होगा, जब तुम्हारा टीएफ कम होगा। सही कह रहा हूं। ये कब कम होगा, टी डेल्टा, देखो हमने लिखा था डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी क्या होता था, सॉल्यूशन माइनस टीबी नॉट, ये क्या होता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ। तो टीएफ जितना छोटा होगा आपका डेल्टा टीएफ उतना ज्यादा होगा। यहां पर हम लोग कह रहे हैं डेल्टा टीएफ कम है, इसका मतलब टीएफ ज्यादा है। फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसका, कोलोइडल सॉल्यूशन का एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन, बिकॉज ट्रू सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टीएफ का वैल्यू, ट्रू सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टीएफ का वैल्यू ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। कोलोइडल सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा टीएफ कम होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना। और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। कोलोइडल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे बिकॉज पार्टिकल की साइज बड़ी है, ठीक है, समझ में आ गई तुम्हें, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सर्फेक्टेंट्स फॉर्म मिशेल अबव क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन सीएमसी डिपेंड ऑन टेंपरेचर, बिल्कुल सही बात है। क्राफ्ट टेंपरेचर की हम लोग बात करते हैं, मिशेल आर मैक्रोमोलिकुलर, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। यस अरे तो महाराज इसमें दो ही ऑप्शन करेक्ट हुए, कौन कौन से, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं जेईई एडवांस 2020 का। एकदम एडवांस क्वेश्चन की धमाधम बारिश हो रही है भैया आज। हाँ आओ देखो क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार अच्छे से पढ़ो। और ये भी क्वेश्चन दिखते ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह सी कांपने लगती है, ये सर क्या आ गया मतलब। तो क्या करता है इन थर्मोडायनेमिक्स द पीवी वर्क डन इज गिवन बाय W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डीवी, बिल्कुल सही बात है। फॉर अ सिस्टम अंडरगोइंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस द वर्क डन इज, वर्क डन का वैल्यू दे रखा है देखो, डीवी इनटू, उसका मतलब ये किसके बराबर दे रखा है, ये अगर डीवी है तो ये किसके बराबर दे रखा है, हैंग हो गया ये एडवांस के क्वेश्चन करके। हाँ ये अगर डीवी है तो ये किसके बराबर है मुन्ना, अरे दादा ये पी एक्सटर्नल के बराबर है सर, ठीक है। अच्छा इसको एक बार देखना जरा, पी एक्सटर्नल ए भी है बी भी है, कहीं देखा देखा सा लग रहा है सर। 1 मोल गैस के लिए P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू RT होता है सर। और सर क्या बात कर रहे हो, तो यहां से P का जो वैल्यू आएगा वो आएगा सर RT अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर। और ये प्रेशर किसका है, गैस का प्रेशर है, ये प्रेशर किसका है, गैस का प्रेशर है, ठीक है ना। क्योंकि ये रियल गैस के लिए हम लोग लिखते हैं ना इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन है ना ये, वैन इक्वेशन। तो यहां से P निकाला तो ये देखो सर, अरे सर ये P वाला और ये वाला P तो बराबर है,
इसका मतलब यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर इक्वल लिखा आपने। कौन सा? ऐसा मुन्ना तभी पॉसिबल है जब प्रोसेस कैसा हो, रिवर्सिबल हो। बिकॉज हमने पढ़ा था कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो बहुत ही छोटा होता है, डीपी का वैल्यू टेंड्स टू 0 होता है। इस वजह से गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर को आप लगभग इक्वल लिख सकते हो फॉर वन एंड ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल के लिए पी एक्सटर्नल पी इंटरनल बराबर नहीं होता, वहां पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डेल्टा पी होता है, एंड वेर इज डेल्टा पी बड़ा सिग्निफिकेंट वैल्यू होता है, वो 0 के बराबर नहीं लिख सकते, है ना। तो यहां पर आपने पी एक्सटर्नल की जगह पी गैस लिखा है, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल भी हो सकता है, एडियाबेटिक वो अलग बात है, रिवर्सिबल तो है। यहां लिखा इरिवर्सिबल, काटा मार दो इस पे। तीन ऑप्शन तो देखते ही खत्म हो गए। पहला ऑप्शन देख लो, सिस्टम दैट सेटिस्फाई द वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही, बिकॉज ये गैस कौन सी है, वैन डर वाल गैस है। यहां पर कौन सी गैस का प्रेशर लिखा आपने, रियल गैस। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आईआईटी जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन आपने ऐसे चुटकियों में निपटा दिया है, अगर आपने अच्छे से चीजों को पढ़ा है तो। ठीक है सर, आगे चलो सर, 2019 का क्वेश्चन कर दो तो मजा आ जाए। और ये तो भाई क्या ही फालतू सा क्वेश्चन पूछा था इसने। चूज द रिएक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, वन एंड मोर ऑप्शन करेक्ट है, मैं आपको पहले ही फिर बता देता हूं, पिछले वाले में भी था वन और मोर ऑप्शंस करेक्ट। यस, वन और मोर ऑप्शंस करेक्ट की कैटेगरी का ये क्वेश्चन है। लिखता है कि चूज द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर विच द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब किस केस में जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो फॉर्मेशन के बराबर है। तो देखो, पहला ऑप्शन 3/2 O2 गिव्स O3, क्या इस रिएक्शन को मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O3 लिख सकता हूं क्या? सर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट है 1 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए। किससे होना चाहिए? उसके एलिमेंट से होना चाहिए। एलिमेंट किसमें होने चाहिए? स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। क्या यहां 1 मोल O3 का फॉर्मेशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो क्या इसके एलिमेंट से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ऑक्सीजन का एलिमेंट O2 ही होता है। और क्या ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है? बिल्कुल है सर। इसका मतलब इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O3 के इक्वल दिल खोल के लिख सकते हो, कोई माई का लाल आपको मना नहीं कर सकता। सर क्या इसमें लिख सकता हूं? क्या SO2 के 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। क्या इसके एलिमेंट से हो रहा है? सल्फर का एलिमेंट कौन? S8। क्या ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है? और ऑक्सीजन का O2, क्या दोनों स्टैंडर्ड स्टेट में है? बिल्कुल है सर। तो भैया कौन रोकेगा? क्या इसको लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। क्यों? 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए 1 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए। इसको लिख सकता हूं, सर 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या एलिमेंट से हो रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन इसके एलिमेंट है, लेकिन क्या एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है? हो ही नहीं सकता। कार्बन की एलिमेंटल स्टेट ग्रेफाइट होती है, गैस नहीं होती। यहां कार्बन गैस लिखा है, ये भी सर काटा मार दो। इस केस में 2 ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। यस, बहुत साधारण, बहुत आसान, और मैं तो कहूंगा ये एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन वो पक्का पूछता है एक पेपर में, है ना। एक पेपर में पक्का ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपने वो क्वेश्चन पकड़ लिए और उनको सही कर दिया तब भी थोड़ा सा आप अच्छा स्कोर की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं। आओ फिर आगे आओ, आगे चलते। भाई साहब क्या क्वेश्चन लेके आया हूं मैं तुम्हारे लिए, क्या जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूं। 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने दिए ना, 4 चीजें सिखाऊंगा इससे, 4 चीजें। और ये क्वेश्चन होने के बाद तुम ऐसे वाह वाह ही करोगे, वो बोले वाह सर, बोले वाह सर मजा आ गया सर, है ना। ऐसे क्वेश्चन है ये, बहुत दांसू क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, मुझे पता था ये क्वेश्चन आगे है, इस वजह से मैंने इसका आधा पार्ट पहले ही कवर कर लिया, तुम्हें पता भी नहीं लगा। आओ, an ideal gas is expanded from P1 V1 T1 to P2 V2 T2 under different conditions. The correct statement among the following is R. ठीक है, गैस एक्सपेंड हो रही है P1 V1 T1 से P2 V2 T2, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दे रखी है। कौन सी कंडीशन दे रखी है? वो 4 ऑप्शन में है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आओ देखो क्या लिखता है। सबसे पहला ऑप्शन लिखता है कि द वर्क डन बाय द गैस इज लेस
the work done by the gas is less when it is expanded reversibly from V1 to V2 under adiabatic conditions as compared to the when expanded reversibly from V1 to V2 under isothermal conditions। मतलब ये कहना चाह रहा आपसे कि भाई एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कम होता है और आइसोथर्मल में वर्क डन ज्यादा होता है अगर आप एक्सपेंशन सेम रखो। बाकी सारी कंडीशंस अगर आप लोग सेम रखो तो आपको एडियाबैटिक में वर्क डन कम करना पड़ेगा और आपको आइसोथर्मल में वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। सर ये कैसे पता लगा? मुन्ना एक बात बता, मैंने तुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये है तेरा पीवी ग्राफ। यस, और यहां पर मैं तेरे लिए दो अलग अलग ग्राफ बनाए थे ना। ये देख, मान ले ये है तेरा V1 है ना, ये मान ले ये है तेरा V1, ये है तेरा P1 और यहां से तेरी गैस एक्सपेंड कर रही है यहां तक, ये है तेरा V2। यस, और ये है तेरा P2। एक बार तो ऐसे एक्सपेंड करी और दूसरी बार चेक करो, मैंने इस गैस को एक्सपेंड करवा दिया इस तरह से। दो अलग अलग केस लिख दिए। मैंने आपसे एक बात बोली थी, क्या बोली थी? कि जो ऊपर वाला ग्राफ होगा मुन्ना, थोड़ा सा स्टीपर बनाओ इसको, नहीं तो तुम बोलोगे सर आपने तो बोला था स्टीपर होता है सर, स्टीपर होता है है ना। हाँ लो, हाँ तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, मैंने आपसे कहा था ये ग्राफ किसके लिए होगा? सर आइसोथर्मल के लिए होगा क्योंकि इसका स्लोप कम होता है। और जो स्टीपर ग्राफ होगा वो किसका होगा? सर वो ग्राफ होगा एडियाबैटिक का, क्योंकि एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा था। मैंने आपसे कहा था ना इसका स्लोप कितना आया था -p/v और ये कितना था -γ/p/v। माइनस हटाओ, स्लोप का मैग्नीट्यूड चेक करो, γ/p/p where gamma is greater than 1। एडियाबैटिक के केस में जो स्लोप है ज्यादा, ग्राफ मोर स्टीपर। अब तुम एक बात बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते थे? वर्क डन क्या होता था? वर्क डन होता था एरिया अंडर द कर्व। क्या होता था? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व है वही वर्क डन के बराबर होता था। तुम लोग सारे समझदार बालक हो, आप चेक करो किस केस में वर्क डन ज्यादा है। एरिया अंडर द कर्व किस केस में ज्यादा है भाई? ये तो अंधा भी देख के बता सकता है, आइसोथर्मल में एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होगा, है ना, एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होगा। अब बताओ, तुम एडवांस का पेपर देने जा रहे हो, ये इस केस में एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू है किसके लिए? आइसोथर्मल वाले के लिए, और एडियाबैटिक वाले में थोड़ा सा कम हो जाएगा, इतना ही बचेगा। तो वर्क डन किस केस में ज्यादा है? आइसोथर्मल। किस केस में कम है? एडियाबैटिक। समझ गए क्या बात को? ये कोई हाँ ना बोल ही नहीं रहा यार, पक्का समझ में आ गया? ठीक है, आओ आगे चलो। तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, वेरी गुड सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया बात है सर। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा चुका हूं भी, थोड़ी देर पहले लिखता था चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज 0 इफ इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली विद T1 इज इक्वल टू T2 एंड पॉजिटिव इफ इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। देखो पहला जो केस दे रखा है ना, वो कह रहा है टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब आइसोथर्मल कह सकता हूं क्या मैं इसको? तो कहता है आइसोथर्मल के केस में इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 आएगा। अरे मुन्ना, अगर तेरा T1 और T2 बराबर है तो डेल्टा T कितना हो गया? 0। तो दादा एक बात बता, डेल U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T होता है कि नहीं होता? अरे मेरे भाई, अगर डेल्टा T 0 इसका मतलब डेल्टा U 0। बिल्कुल सही बात सर, आधा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आइसोथर्मल में डेल्टा U का वैल्यू 0 आएगा। ठीक। एंड पॉजिटिव इफ इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। कहता है डेल्टा यू पॉजिटिव होगा अगर एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, तो एडियाबैटिक में गैस एक्सपेंड कर रही है तो। याद कर देख, थोड़ी देर पहले तू भूला तो नहीं है ना? तुझे याद है ना, मैंने तुझे एक चीज बोली थी कि अगर तेरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है ना, अगर तेरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो तेरा जो T2 होगा वो लेस देन T1 होगा। हाँ ना बोल? यस। अगर तेरा T2 लेस देन T1 है, इसका मतलब डेल्टा T लेस देन 0 है। अरे बोलना, डेल्टा T अगर लेस देन 0 है तो मेरे भाई एक बात बता, अगर ये तेरा लेस देन 0 है तो डेल्टा यू पॉजिटिव कैसे आ सकता है? डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, और जो इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज हुआ है वही तो पिस्टन को ऊपर लेके जाएगा, पिस्टन को ऊपर लेके जाएगा, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। यस, तो इसका मतलब सर ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, आधा सही है आधा गलत है, मतलब इस पे काटा मारो सर आप। ठीक है, सी स्टेटमेंट की तरफ आओ। लिखता इफ द एक्सपेंशन इज कैरिड आउट फ्रीली इट इज साइमल्टेनियसली बोथ आइसोथर्मल एंड। फ्रीली गैस एक्सपेंड कर रही है, बता दे यार, फ्रीली गैस एक्सपेंड कर रही है तो पी एक्सटर्नल 0 हो गया। पी एक्सटर्नल डब्ल्यू क्या होता है? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डीवी। तो तेरा डब्ल्यू भी कितना हो गया? 0 हो गया। अब तो एक बात बता, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यस,
यस, अगर तेरा मान ले W तो 0 है, अगर तेरा आइसोथर्मल है प्रोसेस तो डेल्टा यू 0 हो गया। आइसोथर्मल है अगर तेरा आइसोथर्मल है, W तो वैसे ही 0 है, आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू 0 हो गया, और अगर डेल्टा यू 0 हो गया तो Q भी 0 हो गया, और अगर Q 0 हो गया इसका मतलब एडियाबैटिक भी हो गया। ये कोई बोल ही नहीं रहा यार, आना बोलना दादा, सही कह रहा हूं ना। तो यही तो ये कह रहा है, अगर आपने प्रोसेस को फ्रीली कैरिड आउट करवाया है, फ्रीली अगर प्रोसेस हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम, तो उस केस में वो प्रोसेस आइसोथर्मल भी होगा, साइमल्टेनियसली एडियाबैटिक भी होगा। बिल्कुल सही, आइसोथर्मल डेल यू 0, डेल यू 0 तो Q 0, Q 0 तो एडियाबैटिक, बिल्कुल सही बात है। कान इधर से पकड़ उधर से पकड़, बात एक ही। तो सर ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट, ठीक है। ये देख, ये जो तेरे सामने ऑप्शन लिखे ना, चारों ऑप्शन, ये ना, मतलब ये बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये कुछ बड़ाई की बात है। ये चारों ऑप्शन ना, जो जो मेरी कॉपी के नोट्स हैं उससे पूछे गए, चारों ऑप्शन, है ना। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरे नोट से पूछे गए, लेकिन मेरे से भी पूछे गए, मैं ये कहना चाह रहा हूं। बाकी आपने जहां से पढ़ा होगा, आई एम प्रीटी श्योर कि वहां पर भी आपने सारे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, लेकिन अगर आपने मेरे से भी पढ़ा होगा ना फिजिकल केमिस्ट्री, तो ये चारों चीजें आपको अपने नोट्स मिलेगी, और उस पर इंफेसाइज करके, ऐसा नहीं कि लिखवा दिया और काम खत्म कर दिया, इंफेसाइज करके बोलना कि दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जाता है ना। तो जो बच्चा क्लास में अच्छे से पढ़ लेता है ना, वो ऐसे क्वेश्चंस बड़े आराम से निपटा देता है, मेरी गारंटी है। आओ अगले ऑप्शन की तरफ देखते हैं। हाँ ये देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन, और इसमें इतना इंफेसाइज करता हूं ना मैं, इसको बोलता हूं कि तुम रट लो इसको, है ना। ये तो मैं रटने को बोल देता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में पूछा ही जाता है, और काफी बार पूछ लिया यूं मान लो, और कई बार ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट में भी पूछ लेता है। तो ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, और मैं अपने स्टूडेंट को तो इसको रटवा देता हूं, बोले इसको याद कर लो तुम। मैं उसको ग्राफ से भी दिखाता हूं, ग्राफ से भी समझा के आता हूं, लेकिन फिर भी मैं यही बोलता हूं कि इसको याद कर लो आप। यस, क्या कह रहा है देखो, लास्ट ऑप्शन देखो, लिखता है द वर्क डन ऑन द गैस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्रेस्ड इरिवर्सिबली फ्रॉम P2 V2 टू P1 V1 अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब कंप्रेशन की बात हो रही है, कंप्रेशन की बात हो रही है, और कहता है कि वर्क डन मैक्सिमम होगा कब, जब वो ऑन द गैस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्रेस्ड इरिवर्सिबली, मतलब इरिवर्सिबल में एक्सपेंशन भी हो रहा है और वर्क डन हो रहा है, तो कहता है वर्क डन जो है वो एक्सपेंशन में ज्यादा होगा इरिवर्सिबली एज कंपेयर टू रिवर्सिबली, कंप्रेशन हो रहा है। आओ, मतलब तुम मानोगे नहीं, मुझे पता है, मैं तुम्हें इसकी सारी कहानी समझाता हूं ना तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम कहोगे सर गजब, गजब मतलब गजब। आओ आओ भाई आओ आओ, ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, सारी कहानी सिखाता हूं। देखो तुम्हें दोनों चीज दिखाऊंगा, दोनों चीज बताऊंगा, कंप्रेशन एक्सपेंशन दोनों दोनों, मजा आ जाएगा तुम्हें। इधर देखो, हाँ ठीक है, टाइम कितना भी लगे उससे हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं, बिकॉज हमें कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है। ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आओ जी, यहां पे थे आप, और यहां से यहां आपने एक्सपेंड किया है, मतलब ऑब्वियस ही बात है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन है ना। यहां पर मैं प्रेशर लिख देता हूं P1, और ये वॉल्यूम लिख देता हूं V1, है ना। ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है आपका, ये जो वॉल्यूम है वो V2, और ये है P2। मैं अगर आपसे कहूं कि W जो रिवर्सिबल है, वर्क डन कितना होगा, आप बोलोगे सर एरिया अंडर द कर्व। आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर एरिया अंडर द कर्व। तो मेरे भाई ये है एरिया अंडर द कर्व। देख भाई, प्लस माइनस की बात छोड़ना, तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ये है तेरा W किसमें, रिवर्सिबल। यस बोल दे, हाँ ना बोल दे, सही लिख रहा हूं मैं, W रिवर्सिबल। ये वर्क डन किसमें है बेटा, W रिवर्सिबल। ठीक है सर। अब एक बात बताओ, अगर यहीं पर मैं गैस को इरिवर्सिबली एक्सपेंड करता, तो मैं क्या फॉर्मूला लिखता W इरिवर्सिबल का। सर W इरिवर्सिबल का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ठीक है सर, -P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। बात ये आती है, ये एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं मैं, बात ये आती है कि V2 कौन सा होगा, P एक्सटर्नल कौन सा लूं मैं। अरे खुद सोच के बताओ, अगर गैस एक्सपेंड कर रही है, इसका मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम है कि ज्यादा है इंटरनल से, खुद बताओ। अगर एक्सपेंड कर रही है गैस, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इज लेस। कोई बोल ही नहीं रहा यार, सही कह रहा हूं ना। तो P1 और P2 में से लेस कौन है, P2। तो इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर यहां क्या लिखूंगा मैं, -P2 इंटू V2 बाई V1। सर मजा आ गया सर,
ये है इरिवर्सिबल, दिस इज द मैग्नीट्यूड। और अगर मुझे इसको ग्राफ में दिखाना हो तो ये कौन से एरिया की बात कर रहा है, P2 इंटू V2 माइनस V1। सर इस एरिया की बात हो रही है, इस एरिया की बात हो रही है, चेक करो। अब तुम मुझे खुद बता दो, एरिया अंडर द कर्व रिवर्सिबल में ज्यादा है या फिर इरिवर्सिबल में ज्यादा है? सर एरिया अंडर द कर्व इज मोर इन W रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल। लेकिन होता क्या है ना, देखो ये हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में वर्क डन गैस का होता है तो वो माइनस साइन लिया जाता है। सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो आप एक्सपेंशन के केस में हमेशा ध्यान रखें W रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल। और मैं तो कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को, और आप भी मेरे स्टूडेंट हो, किसको रट लिया करो, है ना। मतलब स्टूडेंट का मतलब जो रेगुलर पढ़ता है ना यार, बैच में पढ़ता है जो बच्चा, या फिर जो ऐप पे आता है उसकी मैं बात करता हूँ, है ना। या फिर यूट्यूब पे जब मैं क्लास लेता हूँ, जब भी मतलब मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाता हूँ ना, मैं इस चीज पे बड़ा एम्फेसाइज करता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यस ठीक है सर, ये एक्सपेंशन की बात होगी। अब आ जाओ आप किसकी, कंप्रेशन की। ठीक है, कंप्रेशन की बात हो कर लेते हैं, वापस से सेम ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, अब की बार सिर्फ ग्राफ की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये देखो, ये है P, ये है V। गैस को मुझे करना है क्या, कंप्रेस, मतलब कंप्रेस करना मतलब वॉल्यूम कम करना है। तो मैंने स्टार्ट किया है यहां से, एंड किया है यहां। आज मैं इसको वॉल्यूम V1 लिखूंगा, इसको मैं प्रेशर P1 लिखूंगा। ये वाला जो वॉल्यूम है वो V2 है, और ये वाला जो प्रेशर है वो P2 है। ठीक है, मैं इस तरह से जा रहा हूं। अगर मान लो ये गैस रिवर्स, ये तो किसके लिए मैंने बोल दिया, रिवर्सिबल के लिए। तो अगर मान लो रिवर्सिबल में मैं आपसे पूछता W रिवर्सिबल बता, फॉर्मूला क्या लिखूं? आप बोलोगे सर फॉर्मूले की क्या जरूरत है, इसमें तो एरिया अंडर द कर्व लिख दो, इसमें तो एरिया अंडर द कर्व बना लो। और यही एरिया अंडर द कर्व मतलब ये वाला, ये मेरा क्या हो गया सर, ये हो गया आपका W रिवर्सिबल। यस, W रिवर्सिबल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा यार वेल एंड गुड है। अच्छा, अब मैंने तेरे से पूछा एक बात बता बेटा, W इरिवर्सिबल का क्या फॉर्मूला लिखेगा? आप बोलोगे सर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 लिखूंगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बोला आप तूने। अब तू बता पी एक्सटर्नल कितना लूं मैं यहां? आप बोलोगे सर गैस कंप्रेस हो रही है, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, लास्ट में कंप्रेस होके कहां रुकेगी? एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, तो जो ज्यादा वाला प्रेशर है आज वो मेरे लिए एक्सटर्नल प्रेशर होगा। और ज्यादा कौन है, P2 है। तो ये हो गया माइनस P2 इंटू V2 माइनस V1। अब तुम खुद मुझे बता दो ये कौन से एरिया की बात हो रही है, कौन से एरिया की बात हो रही है? P2 इंटू V2 माइनस V1 या फिर V1 माइनस V2, जो भी तुम लिखो, डेल्टा V की बात हो रही है। P2 इंटू V2 माइनस V1, क्या इस एरिया की बात हो रही है क्या? क्या ये इस एरिया की बात कर रहा है क्या? ईमानदारी से बताओ। बिल्कुल सर, दिस इज W इरिवर्सिबल। तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, और आज मुझे मोड लगाने की भी जरूरत नहीं है। W इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W रिवर्सिबल। याद कर लो, इतने क्वेश्चंस में काम आएगा ना, और इतनी दुआएं दोगे तुम मुझे, बोलोगे सर आपका भला हो, मतलब, है ना। तो ये चीज है महाराज, इसको आप लोग ध्यान में रखो बस। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, पता है वो क्या कह रहा था? लास्ट वाले ऑप्शन में इसने लिखा था कि जो अपना कंप्रेशन होता है उसमें इरिवर्सिबली ज्यादा वर्क डन करना पड़ता है ना, मैक्सिमम वर्क डन होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इरिवर्सिबल में वर्क डन इज मोर देन W रिवर्सिबल। ये क्वेश्चन था, चारों ऑप्शन थे, इस केस में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, और सी भी करेक्ट था, ए भी करेक्ट था, ए सी डी इसके करेक्ट ऑप्शन है। बताओ, अब सीखने को बहुत कुछ मिला यार। मैं काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो ऐसे लेके आया हूं मैं, जो आपको सिखाएं, है ना, चीजें जो आपको सिखाएंगे यार, हाँ यार ये क्वेश्चन किस तरह से होता है, क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में लेके आया हूं। ठीक है, आगे आ जाओ फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2017 जे एडवांस का बिल्कुल हल्का फुल्का सा क्वेश्चन मैंने लिया, एक भारी भरकम क्वेश्चन के बाद, और एक हल्का फुल्का सा क्वेश्चन। समझ में आया ना लास्ट वाला क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था? कितने सारे कॉन्सेप्ट आपने उस एक क्वेश्चन से सीखे, और आगे भी सीखोगे। यस, तो अगर मजा आ गया हो ना, तो भाई दुआएं करना बस मेरे लिए। यस, आओ। लिखता है फॉर द प्रोसेस H2O लिक्विड से H2O गैस। अच्छा, लिक्विड जो है ना वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। देखो बढ़िया चीज इंफॉर्मेशन दे रखी है, 1 बार प्रेशर और 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। सर सर ये तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है सर, ये तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है सर। इसका मतलब H2O लिक्विड, H2O गैस 100 डिग्री सेल्सियस पे प्रेजेंट है,
और H2O लिक्विड और H2O गैस इक्विलिब्रियम पे होते हैं किस टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब यहां पर बात किसकी हो रही है? इक्विलिब्रियम स्टेट की बात हो रही है। वाह सर, कैसे पता लगा आपको इक्विलिब्रियम पे होते हैं? अब याद कर, फिजिकल इक्विलिब्रियम तुझे पढ़ा रखा है सारा कि H2O सॉलिड और H2O लिक्विड, किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में होती है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे या फिर फ्रीजिंग पॉइंट पे, और किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड और गैशियस फेज इक्विलिब्रियम में होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होगी। और महाराज अगर इक्विलिब्रियम में है तो एक बात बताओ, डेल्टा जी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे डेल्टा जी 0 हुआ, दो ऑप्शन तो आपने खटाक से उड़ा दिए। अब तुम खुद एक बात बताओ, लिक्विड और गैस में से किसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है? रेंडमनेस किसकी ज्यादा है? सर ऑब्वियस है गैस की रेंडमनेस ज्यादा होती है, और अगर रेंडमनेस ज्यादा है तो इसका मतलब एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। खटाक 2017 का क्वेश्चन करने में 17 सेकंड नहीं लगेंगे, मेरी गारंटी है, अगर अच्छे से पढ़ा है तो। आओ आओ फिर आओ आओ कुछ और चीजें सीखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जे एडवांस 2015 का क्वेश्चन। बताइए, जे एडवांस 2015 का क्वेश्चन। नहीं पढ़ लो अच्छे से, मैं क्वेश्चन पढ़ोगे अच्छे से तभी तो होगा सॉल्व। हाँ जी, आइए आइए आइए, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। बहुत सारे मेरे जो प्यारे विद्यार्थी हैं, जो लक्ष्य वाले लोग हैं, उनको थोड़ा सा झटका सा लगा। बोले सर क्या हो गया, मतलब ये क्या हुलिया बना रखा आपने? कोई कह रहा है सर देवदास हो गए हैं, कोई कह रहा है सर सर को कुछ छोड़ के चली गई है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है? भाई ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं आज भी अपने जीवन में उतना ही सुखी हूँ जितना मैं कल था। कल मतलब जब मैं आपकी क्लास ले रहा था, और बल्कि उससे ज्यादा ही होऊंगा, है ना। तो लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा यार, अब वो एक ही तरीके के बाल, एक ही तरीके की दाढ़ी, काफी टाइम हो गया था कुछ, मैंने कहा चेंज लाते हैं और देखते हैं चेंज कितना ठीक रहता है ना। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सर ये वाली चीज सही है, कुछ लोग सर पहले ही सही था। तो ये ट्रांजिशन वाला लुक है बेटा, ट्रांजिशन, अभी अल्टीमेट लुक आया नहीं है, आएगा अभी थोड़े दिन, है ना। फिर बताना तुम, फिर कमेंट करना कि सर ये अच्छा था, वो अच्छा था, फिर जो तुम बोलोगे वैसे कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। ठीक है, आओ आगे आओ फिर। हाँ क्वेश्चन देखते हैं। लिखता है कोई, नहीं तो नीचे कोई जनता लिखेगी, नीचे कमेंट लिख देगी मैं तो, लेकिन मैं तो पढ़ने आया था। अबे साला 2 घंटे क्लास में 1 घंटे 55 मिनट की पढ़ाई होती है, और अगर हम 2 मिनट 4 मिनट ऐसी बात भी कर लेना, इतने में जनता, मतलब मैं तो पढ़ने आया था, आप तो पढ़ाते कम हो, ये बात ज्यादा करते हो। अबे 1 घंटा 55 मिनट पढ़ाया यार, 5 मिनट की बात है। वो तुम लोगों को यार जोड़ के रखने के लिए बहुत मेहनत लगती है यार, है ना। और ये मेहनत का ही पार्ट है ये वाला, जो ना इधर उधर की छोटी मोटी बात करना, जिससे तुम थोड़ा सा रिलैक्स फील करो, साथ में जुड़े रहो और लास्ट तक चीजों को देखो और समझो, जिससे तुम्हारा फायदा। अल्टीमेटली बीच में छोड़ के चले जाओगे, फायदा नहीं होगा। लेकिन मतलब जो बच्चा ये सेशन देखेगा ना पूरा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा यार उसको। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि उसको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, और एक्चुअली उसको सीखने को मिली है अगर आपको, और अगर आपने कॉन्फिडेंट फील किया है ये क्वेश्चंस करने के बाद, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे सर मजा आ गया सर, एकदम जोरदार सर, है ना। आओ फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। वैसे ही साला हम तो बदनाम है, फालतू बदनाम कर रखा है। बोले पीडब्ल्यू वाले तो ये करते हैं, वो करते हैं, शायरी सुनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अबे साला सब कुछ करते हैं तो पढ़ाते भी हैं, रिजल्ट भी देते हैं। बताओ और बताओ, नहीं क्या? आओ भाई, अब क्या करें यार, जलने वाले जलेंगे, ऐसे ही है। लिखता है 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक आइडियल गैस, यस मोनोटॉमिक आइडियल गैस, मोनोटॉमिक आइडियल गैस, गामा का वैल्यू कितना? 5/3। वेरी गुड सर। expand adiabatically at initial temperature T against a constant external pressure। मैं हमेशा बोलता हूं मेरे बच्चों को कि बेटा जब भी लिखा हो ना कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इसका मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सोचना एक बार, है ना। बिकॉज जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, उसमें थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर में, एक्सटर्नल प्रेशर में चेंज आता है, धीरे 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 धीरे, छोटे 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 छोटे, कम कम, इनफाइनाइट स्टेप्स में जाके प्रोसेस खत्म होता है। इरिवर्सिबल कहता है भाई इतना टाइम नहीं है, काम खत्म कर, तो खटाक से एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट और निपटा दिया, जो एक्सपेंशन करना है, कंप्रेशन करना है, एक बार में खत्म। या एक बार में नहीं तो 2 4 5, मतलब
लिमिटेड स्टेप्स में खत्म हो जाता है। तो वहां पर जनरली एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, यहां पर है। फ्रॉम वन ऑफ 1 एटीएम पी एक्सटर्नल कितना दे रखा है महाराज, ये दे रखा है तुझे 1 एटीएम। और एक बात बता दे बेटा, डेल्टा वी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2-1। इतनी गणित तो पढ़ी है तुमने। सर क्या बात कर रहे हो, 1 आएगा बेटा, ठीक है। अच्छा सर, अब क्या कह रहा है, फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर। क्या करना है तुझे, फाइनल टेम्परेचर बताना है। क्या करना है तुझे, फाइनल टेम्परेचर बताना है। इनिशियल टेम्परेचर कितना है, टी है। इनिशियल टेम्परेचर कितना है, टी है, ठीक। अब तो एक बात बता, तो मुझे अगर मैं तेरे से पूछूं वर्क डन बता दे, तो पता है तू क्या बोलेगा, वर्क डन महाराज आप बोलोगे पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी1। मैंने कहा ठीक है। अब पी एक्सटर्नल कितना है, 1 है, ये भी 1 है, ये तो 1 एटीएम लीटर आ गया, क्या दिक्कत है सर। तो घबरा क्यों रहे हो, 1 एटीएम लीटर आ सकता है, क्या दिक्कत है। वर्क डन कितना आ गया, 1 एटीएम लीटर। अब ये वर्क डन का वैल्यू किसके बराबर लिखूं मैं, देख तुझे मैं बता देता हूं, अगर तू कहे तो। हालांकि ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं डिराइव करके बता देता हूं। क्या क्या बताना था, हाँ फॉर्मूला वर्क डन का देख, du इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है कि नहीं होता, क्यू तो 0 हो गया, ये होता है एनसीवी dt इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन का वैल्यू कितना होगा, एनसीवी dt, सीवी का वैल्यू आर अपॉन गामा माइनस 1 होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एनआर अपॉन गामा माइनस 1, एनआर अपॉन गामा माइनस 1, और गामा का वैल्यू है तेरा 5/3, तो 5/3 माइनस 1 इज इक्वल टू, नहीं लेकिन इससे फायदा नहीं होगा। फायदा क्यों नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर नहीं आएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर नहीं आएगा तो ये वाला फॉर्मूला लिखो ना आप, एनसीवी dt, क्या लिखो, एनसीवी dt, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला ये लिख देते हैं सर, एन का वैल्यू कितना 1, तो सीवी इंटू dt, dt कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, T1 कितना है T इज इक्वल टू 1 एटीएम लीटर, ठीक है। सर सीवी का वैल्यू क्या होगा, आर अपॉन गामा माइनस 1, सीवी कितना होता है, आर अपॉन गामा माइनस 1, आर अपॉन गामा माइनस 1 इनटू T2 माइनस T इज इक्वल टू 1। अब बताओ, हाँ अब बता दो तुम, किसकी वैल्यू पूछी है तेरे से, T2 का वैल्यू पूछा है ना, तो देख तेरा T2 माइनस T किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा माइनस 1 अपॉन आर, यस। और गामा का वैल्यू कितना है, गामा का वैल्यू 5/3, तो 5/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5/3 माइनस 1 कितना हो गया 2/3, तो चाहे तो तू यहाँ ना 2/3 आर भी लिख सकता है, 2/3 आर भी लिख सकता है, ठीक है, 2/3 आर भी लिख सकता है, ठीक है। तो अब तेरा कितना बन गया ये, T2 इज इक्वल टू ये T उधर चला जाएगा, T प्लस 2/3 आर, 2/3 आर, देखना एक बार, लेकिन गड़बड़ छोड़ी सी, क्या यहाँ -1 आएगा बेटा, -1, हाँ ये गड़बड़ हो जाएगी, -1, तो ये -1 T माइनस 2/3 आर आएगा, है ना, T माइनस 2/3 आर, और R का वैल्यू कितना लिखूं, 0.0821। सर ये क्या बात हुई सर, सर आपने यहाँ R का वैल्यू 8.314 क्यों नहीं लिखा, अबे महाराज तेरा जो वर्कडन था ना वो किसमें था, एटीएम लीटर में था, तो R वाला भी मैं एटीएम लीटर वाला लिखूंगा। तो T2 इज इक्वल टू T माइनस 2/3 R, T2 इज इक्वल टू T माइनस 2/3 R, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भाई ये तो तुम्हें समझ में आया ना, सीवी की जगह मैंने R अपॉन गामा माइनस 1 कैसे लिखा है, कोई ये ना कह दे सर ये कैसे कैसे लिख दिया आपने, तो महाराज ये ऐसे लिख दिया, देखो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, यस इसको आप डिवाइड कर दो, सीपी अपॉन सीवी, सीवी से डिवाइड कर दो आर अपॉन सीवी, यस। तो यहां से सीपी अपॉन सीवी बन जाएगा गामा, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन सीवी, और ये बन गया सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस, ठीक है ना। हाँ तो ये डायरेक्ट याद भी होना चाहिए, अगर नहीं भी याद है तो चलो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, सीधा सा क्वेश्चन था, मतलब ये तो मैं तुम्हें इतना लंबा चौड़ा ये सारी तामझाम लिख के किया है। आपका सबसे पहला स्टेप ये वाला होगा, है ना, दूसरा स्टेप में ये फॉर्मूला लिखोगे, तीसरे स्टेप में फाइनल आंसर मिल जाएगा, खत्म। 4 स्टेप का एक क्वेश्चन था, सॉल्व हो जाएगा। कौन से साल में पूछा गया, जे एडवांस 2015 में पूछा गया, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ गया सर हमें। सर आप आगे चलो सर अब, और सर जे एडवांस 2014 का क्वेश्चन करवा दो। अब देखो, अब तुम्हारी ना अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी है, मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने पहले बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चंस ना किए और आप इस सेशन को शुरू से देख रहे हो ना, तो अब जब आप क्वेश्चंस करने बैठोगे ना, और अभी ये वाला क्वेश्चन करोगे ना, तो तुम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी है, एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, चीजों को कैसे अप्लाई करना है चीजें समझ में आ चुकी है, इस क्वेश्चन में तुम्हें पता लगेगा। आओ देखो करते हैं, क्या कहता है, लिखता है 2014 जे एडवांस का क्वेश्चन है, लिखता है आइडियल गैस इन आइसोथर्मल नहीं इन थर्मली इंसुलेटेड वेसल
at internal pressure is equal to P1, volume V1 and absolute temperature T1 expands irreversibly. सबसे पहले ध्यान दीजिए irreversibly against zero external pressure. मुझे एक बात बता, P external तेरा जीरो है, ठीक है, लिखता है इंसुलेटेड वेसल है, थर्मल इंसुलेशन है, इसका मतलब हीट का कंडक्शन नहीं हो सकता, Q का वैल्यू जीरो, एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस P2 V2 T2 रिस्पेक्टिवली फॉर दिस एक्सपेंशन. क्या ही बताऊं मैं तुझे, P एक्सटर्नल जीरो Q जीरो, तो एक बात बता दे, डेल U इक्वल टू Q प्लस W होता है ना. अब तेरा अगर P एक्सटर्नल जीरो है तो W क्या होता है, माइनस P इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल dV. अगर यही तेरा जीरो हो गया तो W कितना हो जाएगा, जीरो, ये जीरो, डेल्टा U इज इक्वल टू जीरो. अब डेल्टा U इज इक्वल टू जीरो मतलब NCV T2 माइनस T1 इज इक्वल टू जीरो, और ये जीरो तभी हो सकता है जब T2 और T1 की वैल्यू बराबर हो, T2 और T1 की वैल्यू बराबर हो तभी हो सकता है. यस, Q इज इक्वल टू जीरो तो होगा ही. और बता, अगर तेरा T2 और T1 बराबर है, इसका मतलब प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल. बोलना यार, आइसोथर्मल के केस में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. बता दे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. गैस एक्सपेंड करी है यहां से यहां, यस, थर्मल इंसुलेशन वेसल इरिवर्सिबली. ठीक है सर, ये लास्ट वाला क्यों नहीं हो सकता, देखो ये रिलेशन तब एप्लीकेबल होगा, आइसो हम लोग लिखते हैं ना, ये PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट P1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P2 V2 गामा माइनस 1. ये रिलेशन कब काम में करता है, जब रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है. यहाँ तो इरिवर्सिबल है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है. ऑप्शन नंबर डी कभी करेक्ट नहीं हो सकता, A B C ऑप्शन करेक्ट है, और मैं गारंटी दे सकता हूं ये तीनों ऑप्शन आप खटाक से सॉल्व कर पाओगे खुद से. नहीं समझ रहे बात को, नहीं समझ रहे क्या, यस. हाँ, क्योंकि अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी है, आपको क्वेश्चन करने की जो क्षमता है वो आपने बढ़ा ली है अपनी. आइए फिर जे एडवांस का एक और क्वेश्चन करते हैं, 2014 का ही है ना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूं मैं. कहता है कि फॉर द प्रोसेस H2O लिक्विड से H2O गैस एट T इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा सिस्टम ग्रेटर देन जीरो. अबे यार तू कैसी बात कर रहा है यार, अगर तेरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है ना, अगर तेरा एंट्रोपी बढ़ रही है तो डेल्टा सिस्टम लेस देन जीरो कैसे हो सकता है, सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा. एंट्रोपी क्यों बढ़ रहा है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए हीट कहां से आ रही है, सराउंडिंग से, सराउंडिंग से हीट आ रही है, तो सराउंडिंग का डेल्टा एस लेस देन जीरो, सिस्टम का सराउंडिंग, सिस्टम का डेल्टा एस, भाई सिस्टम का बढ़ेगा, सराउंडिंग का डिक्रीज करेगा. ठीक है, आप मेरी बात को समझ गए क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट. बोलिए बोलिए, यस 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 सर, यस सर, यस सर. आइए फिर आगे चलें, 2013 जेई एडवांस का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ी सी इसमें इसमें ये थोड़ा साइन उल्टा बना लियो भाई, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है ना, वो तुम समझदार हो वैसे. हाँ, 2013 जेई एडवांस का कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन था, है ना, कॉम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन था. आओ, लिखता है a fixed mass m, a fixed mass m, a fixed, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना जरा बेटा, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना जरा. हाँ जी, हाँ जी. तो बेटा मैं कह रहा था बहुत ही निहायत ही आसान सा क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है. a fixed mass of a gas is subjected to transformations of state from K to L and M to N and back to K, है ना, K to L, L to M, N to N, और फिर उसके बाद back to K as shown in the figure. The pair of isochoric process, अब बताओ यार कैसा क्वेश्चन पूछ लिया. आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब सारी दुनिया जानती है, जिसमें क्या कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे. अब मुझे बताओ वॉल्यूम कांस्टेंट कहां कहां पर है, L to M, यस, और दूसरा N to K, L2M N2K, L2M N2K, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा कि एडवांस का क्वेश्चन है, क्या है लेकिन बेटा है ना. हाँ, और आओ वापस से मैं कह रहा हूँ, थोड़ा साइन देख लेना आप लोग. हाँ, ये साइन है, देखो आगे क्या लिखता है, द सक्सीडिंग ऑपरेशंस दैट एनेबल दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, मतलब कह रहा है कि हीटिंग होगी, कूलिंग होगी, हीटिंग होगी, कूलिंग होगी, ये पूछना चाह रहा है तुमसे. सिंपल सी चीज है, आप मुझे एक बात बताओ, K12 की बात कर लेते हैं, K12 की बात कर लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है. तो एक बात बता, अगर तेरा प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा. अरे बोलना दादा, अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहां वॉल्यूम है, वॉल्यूम तेरा बढ़ रहा है,
तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो तेरी हीटिंग होगी। पता हाँ ना बोलना यार। ऐसे इसमें है तो सही ना, बना हुआ है ना वॉल्यूम पिछले वाले में। भाई वॉल्यूम तो बना है ना पीछे, नीचे बेटा वॉल्यूम है यहाँ। हाँ, ये वॉल्यूम है। कोई बोले साहब वॉल्यूम कहाँ गया? हाँ, यहाँ वॉल्यूम है नीचे। तो पैसे काटने पड़ेंगे भाई इसके, जो टाइप करता है ना इसके पैसे काटने पड़ेंगे। हाँ, तो सबसे पहले वाले में क्या होगा? हीटिंग होगा। जैसे हीटिंग आया ना, ये उड़ गया, ये उड़ गया, 2 ऑप्शन उड़ गए। अब देख नेक्स्ट वाले में देख, L2M की बात कर, L2M की बात कर। इस केस में क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर तेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो तेरा प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा। दादा बोलना, प्रेशर तेरा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। L2M में प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है तो मतलब टेम्परेचर भी कम होगा, मतलब कूलिंग होगी। ये लिखा था, हीटिंग के बाद आएगा कूलिंग, हीटिंग के बाद कूलिंग, हीटिंग के बाद कूलिंग। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें कूलिंग हो रही है तो नहीं, इसमें अगर हीटिंग हो रही है, पहले वाले में हीटिंग हो रही है तो इसमें कूलिंग होगी। तो हीटिंग कूलिंग, हीटिंग कूलिंग, हीटिंग कूलिंग, हीटिंग कूलिंग। हाँ नहीं, हीटिंग कूलिंग, कूलिंग हीटिंग, हीटिंग कूलिंग, कूलिंग हीटिंग। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। आओ आगे। यस यस यस, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2013 जेईई एडवांस का क्वेश्चन, और ये भी भाई बहुत निहायती आसान क्वेश्चन भाई, निहायती आसान। ये क्वेश्चन किसका है? ये है सर अपना थर्मोकेमिस्ट्री। अपना क्या मतलब? लिखता था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 H2 एंड ग्लूकोज एट 25 डिग्री सेल्सियस इतना इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज, पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज, थोड़ा ये ध्यान रखना, पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज पूछा है। यार कंबशन की बात हो रही है तो मुझे खुद एक बात बताओ, C6H12O6 है ग्लूकोज, इसका कंबशन हो रहा है मतलब O2, क्या बनेगा? CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। आना बोल दे, है ना? यहां तेरे 6 कार्बन है तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहां तेरे 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ 6 हो जाएगा, और देख यहाँ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, इधर कितने हैं 12 और 6 18, तो यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है सर, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज मेरे से पूछा है, डेल्टा एच मेरे से पूछा है। अब तो मुझे एक बात बता दे, डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यस, अब बात बता, ये हो जाएगा तेरा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब 6 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, 6 क्यों? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6 है, प्लस 6 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, बोल दे हाँ ना? यस, ठीक है सर, माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। दादा हाँ ना बोल रहे हैं यार। और सर ये हो जाएगा 6 इंटू 0। अरे सर ये एलिमेंट है, और एलिमेंट का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना लिया जाता है? अंडा 0 लिया जाता है ना, बाय कन्वेंशन इट इज टेकन एज 0, इट इज अज्यूम टू बी 0। ठीक है सर, बाकी सब कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास। देखो CO2 का दे रखा है, CO2 का दे रखा है कितना? 400 दे रखा है, H2 का 300 दे रखा है, ग्लूकोज का इतना दे रखा है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। लेकिन ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके लिए है? 1 मोल ग्लूकोज के लिए। किसके लिए? 1 मोल ग्लूकोज के लिए। मेरे से पर ग्राम ग्लूकोज पूछा है, 1 मोल का मतलब 180 ग्राम, और अगर आपको पर ग्राम चाहिए 180 से डिवाइड कर देना, आपका उत्तर मिल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। बात कुछ कुछ समझ में आई? पक्का? गुड गुड गुड। तो आइए सर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ, 2 क्वेश्चन और करेंगे जितना भी टाइम लगे। 2013 जे एडवांस का क्वेश्चन है, लिखता है कि मिथाइलिन ब्लू फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशंस इज एडसॉर्ब्ड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल एट 25 डिग्री सेल्सियस। फॉर दिस प्रोसेस द करेक्ट स्टेटमेंट इज, मिथाइलिन ब्लू का चारकोल के ऊपर एडसॉर्प्शन इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिसॉर्प्शन। यस, फिजिकल एडसॉर्प्शन का एग्जांपल है। अब देख लो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द एडसॉर्प्शन रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। This statement is incorrect because physisorption does not require any activation. Yes, activated जो एड्सॉर्प्शन होता है वो हम लोग बोलते हैं केमिसॉर्प्शन को, वहां पर रिक्वायरमेंट होती है, फिजिसॉर्प्शन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। द एड्सॉर्प्शन इज अकॉम्पनीड बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी। देखो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एड्सॉर्प्शन में हमेशा क्या होगा? एंथैल्पी, एनर्जी रिलीज होगी मतलब डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है सर, The adsorption increases with increase of temperature, सरासर गलत है। Adsorption, rate of adsorption decreases with temperature. The adsorption is reversible, ये भी गलत है। ये फिजिसॉर्प्शन है दादा, फिजिसॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है, केमिसॉर्प्शन होता है रिवर्सिबल, है ना? तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जेई एडवांस 2012 का क्वेश्चन है। यस, और ये आज का अंतिम सवाल है, अपना अंतिम सवाल है। और मैं क्या ही बताऊं इसमें, मैं सब कुछ बता चुका हूं, ये मानो इस क्वेश्चन सब कुछ करवा चुका हूं मैं। और यही मैं आपसे कहना चाह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जब आप चीजों को अच्छे से समझते हो तो थोड़े टाइम बाद आप खुद से सोचने लगते हो, और मैं गारंटी दे सकता हूं इसमें खुद से सोचने लगोगे। क्या कहता है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, ध्यान रखो, रिवर्सिबली गैस एक्सपेंड हो रही है, एक बार आइसोथर्मल एक बार एडियाबैटिक। एज शोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखो टेम्परेचर T1 और T2 की वैल्यू बराबर है, बिल्कुल बराबर है। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल है तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर बराबर होगा। ठीक है साहब, T1 और T2 बिल्कुल बराबर है। T3 का वैल्यू T1 से बड़ा है, T3 का वैल्यू T1 से बड़ा। अब आप सोचो, मैं कितनी बार मैंने बोला था, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। अगर आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन है गैस का, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज करता है महाराज। जो T3 का वैल्यू होगा वो T1 से छोटा होगा। डेल्टा T इज ऑलवेज लेस देन 0। यहां पर कूलिंग इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट नहीं होता। सर ये वाला स्टेटमेंट गलत है। W आइसोथर्मल और W एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, या मोड लगा हो तो ज्यादा सही है, मैं तो यही कहूंगा, कहना मोड लगा होना चाहिए। इस पे बड़ा बवाल हुआ था, जेई ने कुछ आंसर की दी थी, फिर लोग कोर्ट चले गए, फिर उसको वापस बवाल हुआ, फिर लास्ट में इसको बोला कि मोड की बात हो रही है सिर्फ। हाँ, तो मोड तो ऑब्वियस ही बात है आइसोथर्मल में ज्यादा होगा, बिकॉज आइसोथर्मल के केस में एरिया अंडर द कर्व भी ज्यादा है। ये डेल्टा है, डेल्टा यू आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन डेल्टा यू एडियाबैटिक। देखो अभी मैंने कहा टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है ना महाराज, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू 0 हो जाएगा, है ना, डेल्टा यू 0 हो जाएगा। ठीक है सर। अब लेकिन अगर मैं एडियाबैटिक की बात करूं तो वहां पर डेल्टा टी लेस देन 0 है। सोच के देखो, डेल्टा टी लेस देन 0 ना एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। और अगर तेरा डेल्टा टी लेस देन 0 है तो मुझे एक बात बता, तेरा डेल्टा यू भी तो लेस देन 0 आएगा। अगर तेरा डेल्टा यू लेस देन 0 है, इसका मतलब आइसोथर्मल में डेल्टा यू ज्यादा है, इसमें डेल्टा यू कम है, तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। यहां पर 0, यहां पर नेगेटिव, तो ये ज्यादा ही तो हो गया। तो कोई बोल ही नहीं रहा यार। समझ में आ गई बात? बस आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे महाराज। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहूंगा आप होमवर्क करें खुद से, मैं आपके लिए दे रहा हूं, आंसर भी मेंशन कर दूंगा ताकि आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखो बॉम्ब कैलोरीमीटर के क्वेश्चन, सीधे सीधे कॉपी में करवाए हुए क्वेश्चन है भाई, सीधे क्वेश्चन पूछ लिए। ये देखो 2009 का क्वेश्चन है, बहुत आसान, निहायत इजी क्वेश्चन। 2005 वाला भी कर लो, मतलब ये प्रैक्टिस के लिए है तुम्हारी, खुद से कर लेना, आंसर में मेंशन कर दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आओ। बहुत है क्या? चलो और कर लो फिर, कितने के भाई? हाँ चलो लास्ट ही, अब तो खुद ही कर लेना। लो जी जनाब, बहुत बहुत बधाई हो आप सब लोगों को। हमने आज थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बड़े आराम से निपटा दिए। देखो इस सेशन से मेरा मोटिव ये नहीं था कि मैं तुम्हें प्रीवियस एडवांस के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करवा दूं, हो सकता है वो आप कर भी लो। मोटिव था वो थिंकिंग डेवलप करना कि एडवांस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट काम में ले होते हैं। और हम लोग कहते हैं ना कि यार एडवांस में कोई कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं होता। देख लो मैंने आज जो क्वेश्चंस करवाए हैं, एक एक कॉन्सेप्ट 3-3 जगह रिपीट हुआ है, 3-3 बार सेम क्वेश्चन पूछा गया, लगभग एक ऑप्शन चेंज कर दिया, 2 ऑप्शन अलग घुसा दिए, है ना, वो बात अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। थर्मोडायनेमिक्स वापस से मैं कहता हूं काफी सोच विचार कर क्वेश्चन करने वाला टॉपिक है। सरफेस केमिस्ट्री उतना ही आसान टॉपिक है। दुआ कीजिए सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए और वो आप लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे फिर। ठीक है, तो जो मेरे फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट थे, सेशंस थे इस सीरीज में, वो अब होते हैं खत्म। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने 3-4 चैप्टर आप लोगों के लिए हैं समझ में आया होगा अच्छा आपको, और एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम किया होगा कि हाँ यार हम भी एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे वापस मुलाकात होगी जब भी होगी। तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए जी, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।